थोप नहीं सकते हैं ना, इसलिए इतना सारा हम ऑप्शन रखे हुए हैं। अगर डायरेक्ट हिंदी को हम थोपेंगे उस पे, तो हो सकता है उनकी जो भावनाएँ हैं वो आहत हो। तो भा ऐसे तो बाधा हो रहा है। ऐसे सामाजिक मतलब ये शुरू हो जाएगा आपस में। ये इस वजह से हम केवल हिंदी को थोप के उसको नहीं किए हैं। ठीक है कविता जी, आपको उत्तर मिल गया या और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके लिए? नहीं सर, वो मैं थोड़ी सी सोच रही थी अगर पूछे इंटरव्यू में ऐसा कुछ प्रश्न तो मैं ये उसको एक कैसे बात आप लोग ध्यान रखें, इंटरव्यू में आपसे कोई भी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेंगे, किसी भी इस तरह के मुद्दे को नहीं उठाएंगे जो विवादित हो। ठीक है, आपसे एनालिटिकल एनालॉजिकल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपसे केवल जो तथ्य हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो है उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करवा पाएंगे, आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी नॉर्म्स हैं उनको क्या आप इंप्लीमेंट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि आप एक भाषा अधिकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ना कि आप एक पॉलिसी मेकिंग कोई ऐसा पोस्ट है जिसके लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं। इस तरह से आपसे विश्लेषणात्मक प्रश्न आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। परंतु एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा और इसी बात के साथ हम लोग इंटरव्यू के सेशन की शुरुआत करेंगे कि पहली बात, आप जो थंब रूल पहला याद रखें, भाषा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। किसी के लिए भी, किसी के लिए भी आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आप चाहे कोई भाषा बोलते हो, जब आप अपनी मातृभाषा में कोई बात सुनते हैं तो वो आपको कनेक्ट कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। तो ये अगर आपके साथ है तो सबके साथ है। इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू में बोलें, अब आपकी व्यक्तिगत राय क्या है ये मैटर नहीं करता है। कई बार हम लोग ना बहुत ही एक कह सकते हैं कि खिचली खिचली का मतलब शैलो शैलो मेंटालिटी से हम सोचते हैं कि अरे हिंदी राजभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदुस्तान है तो हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी राजभाषा है तो सबको हिंदी सीखना चाहिए। क्या यही बात आप अपने लिए कह सकते हैं यदि तेलुगु होती या तमिल होती कि नहीं आपको निश्चित तौर पे तमिल और तेलुगु सीखना है, हिंदी को साइड रख करके आप तमिल और तेलुगु में सारा काम करें? निश्चित तौर पे नहीं, बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत आसान होता है ये कह देना कि अगर हम अन्य भारतीय भाषाओं को विकास करेंगे तो हिंदी पीछे रह जाएगी। लेकिन आपको एक राष्ट्र के तौर पे उनके नजरिए से भी देखने की आवश्यकता है। माई पॉइंट हियर इज कि जब भी आप बोले तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि आपके मुंह से, आपके शब्दों में, आपकी बातों में कभी भी किसी भी भाषा के प्रति इंक्लिनेशन नजर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी अधिकारी बन रहे हैं तो यू शुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिंदी एंड यू शुड बी नेग्लेक्टिंग द अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ऐसे आपके भाव, ऐसा कभी परिलक्षित नहीं होना चाहिए और आपके भाव होने भी नहीं चाहिए। इन सारे सेशंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जो अपनी राय बनाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी राय अपनी माँ की पेट से बना के नहीं आता है। हर व्यक्ति इस धरती पे आने के बाद पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, है ना, और आजकल इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से यूट्यूब पे आते हैं, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, ये सारे सोर्सेज होते हैं जिनके आधार पे हम लोग अपनी राय बनाते हैं। ऐसी भाषा के आधार पर होता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो दिन भर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी, हमारे राष्ट्र की गरिमा है, ऐसा है वैसा है, तो आपके विचार भी कहीं ना कहीं उस तरह से डेवलप हो जाएंगे। यदि आप उसी तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, उसी तरह के शोज देख रहे हैं, उसी तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, उसी तरह के इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत एक प्रभावी फैक्टर हो गया है हमारी सोच को ड्राइव करने, जो हमारे थॉट्स को ड्राइव करने। परंतु इससे इतर मेरा प्रयास ये है, अगर आप इस सेशन में मेरे साथ हैं, कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सोच के साथ अलाइंड करूं कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, इसमें सारी भाषाएं जरूरी हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी मतलब किसी भी भाषा को हम हाशिए पे नहीं रख सकते। इसीलिए सभी भाषाओं को उत्थान हेतु प्रयास करते हुए, सभी भाषाओं को संरक्षित करते हुए हमें एक संपर्क भाषा के रूप में एक भाषा चाहिए जो कि हिंदी है। बस हमारा जो कंसर्न है वो ये
कि सभी भारतीय भाषाएं हैं, हमारे पास ऑलरेडी 1400 भारतीय भाषाएं हैं, तो हमें इन भाषाओं के बीच में एक सेतु के रूप में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए एक विदेशी भाषा क्यों चाहिए? क्या आवश्यकता है एक विदेशी भाषा की जो इन भाषाओं के बीच में एक संपर्क लैंग्वेज के रूप में? हाँ ठीक है, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तकनीक की भाषा है, वो सब चीजें ठीक है, उच्च स्तर पे अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है, चलेगा। लेकिन जब एक तमिल भाषी भारतीय एक उड़िया भाषी भारतीय से मिले, तो वो क्यों न हिंदी में बात करके आपस में अपने जो भी उनकी बातें हैं उनको संप्रेषित करें, जो कि अब अंग्रेजी में हो रहा है। तो हमारा जो विरोध है, या कह सकते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो प्रयास है, वो इस दिशा में होना चाहिए कि अंग्रेजी को थोड़ा अलग खड़ा करके केवल उसे इतने ही भर हम महत्ता दें कि ठीक है भैया, तुम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो और तुम तकनीक की भाषा हो, तो तुम्हें भी हम सीख लेंगे, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को पीछे ना पाए। लेकिन जब हमारी अपनी भाषाओं की बात आएगी, तो यहाँ पे हम तुम्हारी घुसपैठ नहीं होने देंगे। उसके अतिरिक्त बाकी जितनी भारतीय भाषाएं हैं, इट ऑल आर ऑन द सेम लेवल, कोई बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं। तो सर फिर हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया? क्योंकि एक भाषा को तो राजभाषा बनाया जाना है ना, सारी भाषाओं को राजभाषा बनाया जाना संभव तो नहीं है। और चूंकि हिंदी हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, पहली बात, और हिंदी भाषा भी उसी, मतलब हिंदी भाषा का भी स्रोत वही है जो अन्य भारतीय भाषाओं का है, दूसरी बात। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदी को एक राजभाषा के तौर पे स्थापित कर दिया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाषा बाकी भाषाओं से ऊपर हो। हाँ, ये भाषा बाकी भाषाओं से थोड़ी प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि यह राजभाषा है, इसे हम संपर्क भाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु कहीं भी किसी भी स्तर पे भारत की कोई भी भाषा इससे कमतर है, ऐसा नहीं। तो ये भाव आपको अपने अंदर विकसित करने होंगे, और यही भाव आपको साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यदि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया है, क्योंकि यही उचित है हमारे देश के एकता के लिए, हमारे देश के कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यही आवश्यक है, यही अनिवार्य है। तो ये पहली बात इंटरव्यू को लेकर के आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाषा से संबंधित है। जब आप किसी भी भाषा को नीचे दिखाने का प्रयास, या बुराई करने का प्रयास, या ऐसा कि आप इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिंदी है, ऐसा आपकी बातों से नहीं लगना चाहिए। अदर देन अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए कर सकते हैं, चलेगा, वो उसके लिए आपको आइए आते हैं अब हम लोग वापस मुद्दे पे। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपका फियर फैक्टर। यहां से हम शुरुआत करेंगे कि हम बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं, सर डर लग रहा है, सर घबराहट हो रही है, सर क्या होगा, सर पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या हुआ? आपने बहुत सारे काम जिंदगी में पहली बार किए होंगे और सफलतापूर्वक किया होगा, हाँ या ना? आप याद करें, बहुत सारा काम पहली बार किया और सफलतापूर्वक कर लिया। जी सर, बोर्ड एग्जाम क्या हो पहली गया बार यदि दे रहे हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हैं? भाई दो चीजें होंगी, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। यदि पता होगा तो आप उसका जवाब क्राफ्ट कर सकते हैं, आपको आता है, यदि आपने ढंग से हमारे साथ पिछले 1 साल में सेशन अटेंड करा है, हम पिछले 1 साल से सेशन कर रहे हैं। और यदि आपको नहीं आता है तो हमने आपको ब्रह्मास्त्र दे रखा है। माफ कीजिएगा महोदय, अभी मुझे इसके बारे में ठीक ढंग से मतलब मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूंगा, खत्म बात। तो सर इससे तो नंबर कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, निश्चित तौर पे नहीं कटेंगे। एक मेरा ब्रह्म वाक्य आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग योर नॉलेज, बट इट इज फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग योर ओवरऑल पर्सनालिटी। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप जब एक किसी कार्यालय में एक अनुवाद अधिकारी के तौर पर पदस्थ होंगे तो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन की असेट बनेंगे या उसके लिए बोझ बन जाएंगे। तो इन सब चीजों की स्कैनिंग के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। इट इज योर पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट योर नॉलेज टेस्ट। तो इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर सम क्वेश्चन, दैट डज नॉट मीन कि आपका नंबर कट रहा है। पर हाँ,
अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए और आप घबरा गए, आप एकदम से उसके बाद ये बात समझ में आने लगी आपके जो सक्सेसिव आंसरों में कि आप अंदर से जो है ना डर गए हैं, वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, अगले क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा और उसी विश्वास से दूंगा जिस विश्वास से मैं उस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले, जब मैंने आंसर नहीं दिया था उससे पहले जब मैं आंसर दे रहा था उससे में जो विश्वास था, वही विश्वास के बाद, वही विश्वास के साथ मैं इसके बाद भी अपना आंसर रखूंगा। इससे कि मैंने एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, कई बार इंटरव्यू बोर्ड में आपको थोड़ा सा धमका दिया जाता है, क्या बात कर रहे हो। जैसे मैं कल परसों एक इंटरव्यू ले रहा था, तो एक हमारी साथी जुड़ी हुई थी, मॉक इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो वो एकदम से मैंने उनको थोड़ा डांट दिया, मतलब मैं जानबूझ के डांट दिया। आप अनुवाद अधिकारी बनने जा रहे हो और आपको ये बेसिक टर्म्स की इंग्लिश नहीं पता है, आप ऐसे करेंगे अनुवाद। अब क्या हुआ, जो जान रही थी वो भी भूल गई थी। तो क्या हुआ, हम भगवान थोड़े ना, सब पता है हमको। मतलब ऐसा सोचना है, बोलना नहीं है, बोल मत दीजिएगा, ऐसा आपको मन में सोचना है और मन में सोच करके आपको सहज रहना है। अच्छा, उसने एक गलती और करी कि हाँ, रोहित जी के साथ ऐसा इंटरव्यू में हो चुका है, बिल्कुल। उसने एक और बात करी, अगर निधि है सेशन में तो एक बार हैंड रेज करें। निधि है सेशन में? है निधि ने एक और गलती करी। निधि, आई एम सॉरी अगर मैं ये बातें कह रहा हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं है कि सारी बातें मैं पब्लिकली कह रहा हूँ? मतलब ये तो सबके सीखने के लिए है। नहीं सर, कोई दिक्कत इट्स नॉट नहीं है। अबाउट ब्रिंगिंग, मतलब इट्स नॉट अबाउट ब्रिंगिंग अप योर मिस्टेक्स, ये तो सबके सीखने के लिए और आपके सीखने के लिए। बिल्कुल उन्होंने एक और गलती क्या करी, हम कई बार ऐसा करते हैं ना, वी ट्राई टू शो आवरसेल्फ मोर चीयरफुल, कि हम बहुत खुश हैं। बोलते ना, आप मुस्कुराते रहिए इंटरव्यू में, सीरियस नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हंसते रहे, मतलब हमेशा जो है, और खासकर तब जब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पे भी मैंने उनको घेरा कि आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे और आप हंस रही हैं। मतलब आपको ये ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ कोई लॉफ्टर शो में बैठी हुई है क्या? तो बेचारी फिर घबरा गई और बहुत सारे शब्द जो जानती थी, मुझे पता था कि वो जानती है, लेकिन वो भूल गई। ये स्थिति आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, एक तो अगर आप आंसर नहीं दे रही है तो आपको हंसना नहीं है। हम लोग कई बार क्या ना, अपने आप को ईज करने के लिए हंसने या मुस्कुराने लगते हैं। अगर आप कोई आंसर नहीं दे रहे हैं तो भी सहज रहें, दे रहे हैं तो भी सहज रहें। हल्की सी एक मुस्कान आपके चेहरे पर बनी रहनी चाहिए, मतलब एक ऐसी मुस्कान जो बहुत दूर से दिखे ना, लेकिन जैसे मैं अभी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, मतलब ये मुस्कान आपको दिख नहीं रही है लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं मतलब नॉर्मल हूँ। और जब मैं कोई आंसर नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा, माफ कीजिएगा महोदय। आप देखिए मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे मैं उत्तर दे रहा हूँ कि महोदय मैं ये चाहता हूँ कि महोदय हम सब ये चाहते हैं कि हमारे देश की सभी भाषाओं का विकास हो। हमारे देश के, आप बिल्कुल मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिएगा, हमारे देश की सभी भाषाएं विकसित हों। और जब सभी भाषाएं विकसित होंगी महोदय, तो सभी भाषाओं के विकास के साथ में ही हमारे देश का समग्र विकास, हमारे देश की एकता निहित है। इसीलिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की सभी भाषाएं विकसित हो। ये तो तब एक्सप्रेशन है जब मैं उत्तर दे रहा हूं। जब मैं नहीं दे रहा, ऐसा प्रश्न आ गया जब मुझे पता ही नहीं, तो मैंने क्या उत्तर देना है कि माफ कीजिएगा, तो अब मैं उसको बोलूं बहुत माफ कीजिएगा मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, मैं इसे देख करके बता दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके उत्तर और आपका एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग है। तो इसको कैसे बोलना है, इसको भी आप सहज रूप से, ऐसा नहीं डर महोदय माफ कीजिएगा मैं जानता नहीं, ऐसा डर के नहीं बोलना, एकदम सिंपल एक्सप्रेशन की माफ कीजिएगा महोदय मुझे इस प्रश्न को मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या हुआ, जो मेरा एक स्माइलिंग एक्सप्रेशन था ना वो चला गया, एकदम एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन आ गया, महोदय माफ कीजिएगा मुझे अभी मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। और थोड़ी सी हल्की सी आप देखें एक खेद वाली, मतलब हल्का सा, ज्यादा नहीं, हाँ सर याद नहीं आ रहा है सर मैं सब पक्का याद कर लूंगा सर, बता दूंगा सर, पढ़ लूंगा सर, ऐसा खेद भी नहीं करना, एकदम सहज रूप से कि महोदय माफ कीजिएगा मैं अभी इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको पढ़ लूंगा, बस इतना। इस तरीके से आप करके आगे बढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं जैसे कि एकदम हंस रहे हैं बिल्कुल सर सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सर, ये गलती होती है। और ये हम क्यों करते हैं पता है, हम अपने आप को ईज करना चाहते हैं, तो ईज करने के लिए हम इस तरीके के एक्सप्रेशन ये नहीं है। इसका थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करें कि अगर आपको आ रहा है
तो आप अपना उत्तर दें। उस समय स्माइलिंग एक्सप्रेशन बस होना चाहिए, हंसना नहीं है, स्माइलिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये सामने वाले को ना इंसल्टिंग लगने लगता है, मतलब ही फील्स कि ये मुझे ना थोड़ा मतलब वेटेज ही नहीं दे रहा, इसको लग ही नहीं रहा कि यार ये संघ लोक सेवा आयोग में एक मतलब आईएएस अधिकारी के सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज नॉट सीरियस अबाउट हिज मतलब अबाउट द सिचुएशन। तो ये क्या काम करेगा, गंभीरता ही नहीं। तो समटाइम्स दे कैन टेक इट इन दैट वे, और बहुत डर के, बहुत गंभीर रह के बोलेगा यार ये तो मतलब एकदम से इतनी सी सिचुएशन में डर गया, तो आगे क्या करेगा। पर्सनालिटी टेस्ट आपका हो रहा है। हेलो जी सर। Yes, sir. मैं आपको जी सर। इसलिए बता रहा हूँ जी, रोहित जी बहुत सही, मैं रोहित जी से भी कमेंट्स दूंगा, उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू में 67 नंबर दिए गए। हालांकि मैं उस पद के लिए चयनित नहीं हो पाया क्योंकि रिटर्न में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, लेकिन इंटरव्यू में जो मेरे मार्क्स मिले उस मार्क्स को पार करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार संघ लोक सेवा आयोग के पैनल के सामने बैठ करके मैंने 67 नंबर पाए, जबकि मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अगेन आई रिपीट, मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। साहित्य से संबंधित अधिकांशतः प्रश्नों में मैं फंस गया, मतलब इस तरह से प्रश्न उन्होंने उठा लिए जो मुझे नहीं ठीक से नहीं पता थे, भाषा बोली उनके क्षेत्र से संबंधित प्रश्न उन्होंने उठा लिए। उस समय मुझे याद नहीं था, मैंने तैयारी नहीं करी थी, मेरी गलती। पर उसके बावजूद भी मुझे इतने मार्क्स मिले। तो ये क्या था, क्या नॉलेज बेस्ड मार्क्स थे? क्या नॉलेज बेस्ड मार्क्स होने से तो मेरे को 50 नंबर मिलना था। इट वॉज माई पर्सनालिटी टेस्ट मार्क्स जो मुझे मिला। मैं रिफ्लेक्ट कर पाया जो मैं था, जो मैं हूं। मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मुझे रिफ्लेक्ट कर पाया कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। मुझे लगता है कि मेरी भाषा पे पकड़ अच्छी है, मैं एक भाषा अधिकारी का इंटरव्यू दे रहा हूं, तो मैं ये रिफ्लेक्ट कर पाया कि सर मेरी भाषा पे पकड़ अच्छी है। तो जो मैं हूं, जो मेरा मजबूत पक्ष है, उस पर मेरी पकड़ अच्छी है। इफ आई एम एबल टू रिफ्लेक्ट दैट टू द इंटरव्यू बोर्ड, वही मेरी सफलता है। और मैं जबरदस्ती दिखाने का प्रयास करूं, मैं जबरदस्ती भाषा पे पकड़ दिखाने का प्रयास करूं। मैंने पिछले 1 साल से आप लोगों को महोदय 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 आप लोग रट रहे हैं। जो साथी मेरे अभी नए जुड़े होंगे, अगर वो महोदय कहेंगे उन्हें असहज लगेगा, लेकिन हमारे जो पुराने साथी हैं, राजेश हैं, रोहित हैं, संस्कार हैं, मीना जी हैं, वंदना है, राज कुशवाहा जी हैं, विजय हैं, नितेश हैं, ये सब जो पुराने साथी हैं, उनको महोदय कहने में कोई तकलीफ नहीं। कह क्या है, ऐश्वर्या का सिलेक्शन हुआ महोदय कह के, उनको सबसे अच्छा महोदय ही लगा उनका बोलना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इंटरव्यू के लिए गई, एक ही पद था, इंटरव्यू हुआ। मलयालम भाषी हैं, वो केरला से रहने वाली है। उनका महोदय इतने सहज तरीके से कहना उनके इंटरव्यू बोर्ड को बहुत पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे इंटरव्यू लिए, इतने सहज तरीके से महोदय नहीं किसी ने कहा। उन्होंने फोन करके कहा कि सर ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि हमने इतनी बार इस शब्द को चर्चाओं के दौरान इस्तेमाल कर लिया था कि हम इसको बोलने में सहज महसूस करते हैं। जबकि शुरुआत में लगता था कि अरे सर बोलते बोलते आदत जुबान बैठ गई है ना, तो महोदय बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये सहजता आपको इंटरव्यू में मार्किंग देगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे और पहले आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज से कि जब आज आप तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या आपको तैयार करना है, आपको कपड़े क्या तैयार करने हैं, है ना, और आपको क्या लेकर के जाना है अपने साथ में। कुछ हमारे साथी पूछ भी रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा जितना मैं जानता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार बता देता हूं। मुझे लगता है दैट विल सफाइस। डॉक्यूमेंट के मामले में जहां तक मैं कहूं, तो जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं दैट यू कैन कैरी, जो आपके पास हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कैरी करें। इट इज नॉट गोइंग टू हार्ड। क्या देना है नहीं देना है वो बात की बात है, मैं कैरी करने की बात करूं, घर से ले जाने की बात। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप एक लिस्ट बना लें, निश्चित तौर पर आपने बना ही लिया होगा। एक लिस्ट बनाए, पक्का लिस्ट बना करके अपना जो इंटरव्यू के लिए आपका मेल आया हुआ है, कॉल लेटर जिसको आप कह सकते हैं, उसको खोलें और उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उसकी सूची बना लें, उसको साइड में रखें। फिर आपका इससे पहले जो कॉल अप लेटर आया था रिटन टेस्ट के लिए या जो भी, उसको खोलें, या जब आपका क्या बोलते हैं स्क्रूटिनी लिस्ट निकली थी उसको खोलें, उसमें भी पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ली हुई है। उससे फिर टिक करते जाए और देखें कि क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर है तो उसको ऐड कर लें। उसके बाद आप अपना एडवर्टाइजमेंट खोलें, जो इनिशियल एडवर्टाइजमेंट किया था ईपीएफओ का।
उसको देखे, उसको खोले, उसकी पूरी सूची, उसमें से भी टिक लगाते जाए सामने। एक मतलब पहला इंटरव्यू का बना लिया लिस्ट, फिर स्क्रूटिनी से डॉक्यूमेंट्स आपने मिला लिए, टिक टिक टिक, एक फर्स्ट टिक हो गया, कुछ अगर बच गया तो ऐड कर लिया, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट की कॉपी उठाई, टिक टिक टिक, कुछ बच गया तो उसको ऐड कर लिया। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको निश्चित तौर पे इसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के आपको जाना, ओरिजिनल कॉपी लेकर के जानी। उसके साथ में 2 सेट या 3 सेट जीरोक्स करा करके उसको अटेस्ट करके अपने पास रख लें। नहीं जमा होगा लेके वापस आ जाइएगा। 3 सेट बना लीजिए, 4 सेट बना लीजिए, ये तो बराबर काम पड़ते रहता है ना, आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। भाई वापस लेकर के आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? वहां कम पड़ गया तो क्या करेंगे, कहां भागेंगे? वेयर विल यू रन अराउंड? ठीक है, अब ये तो हो गया सर, जो लिखा है हमने कर रख लिया। इसके अतिरिक्त हम क्या रखें? मान लीजिए कि आप पीएचडी कर रहे हैं और आपने बताया नहीं था उसमें कि आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने उसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो सर मैं क्या अपने पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स लगाऊं? मेरे से ऐसे क्वेश्चन आए, लोगों ने पूछा कि सर इसे तो मेरे से पीएचडी से संबंधित क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, तो बताइएगा ना, ये तो आपके लिए अच्छी बात है, आप पीएचडी कर रहे हैं और उसी से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया आपसे। मैं 2009 में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा, पुणे में स्थित है, एएफएमसी, उसमें मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रहा था। मतलब नेवी की तरफ से मैं वहां पर कोर्स करने गया था, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और मुझे हिंदी का बड़ा बुखार चढ़ा रहता था, मतलब तो थोड़ा कम पढ़ता था, मतलब रुचि उतनी नहीं थी फार्मेसी पढ़ने में, लगाव भाषा से था। तो हमारा एक एग्जाम था, यूनिट टेस्ट जो भी होगा, उसमें एक वाइवा होता था। एग्जाम हुआ फिर वाइवा हुआ। वाइवा में जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बायो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर साहब थे, उनको वाइवा लेना था। और नए नए राजस्थान से पोस्टिंग होकर आए थे एफएमसी पूना में, उनको जानकारी नहीं थी हम लोगों के बारे में, जो हमारा बैच था, हमारे बारे में जानकारी उनको नहीं थी। बाकी सारे जानते थे कि मुझे कम रुचि है, हालांकि मैं नंबर लाता था, मैं एग्जाम से पहले 2-4 दिन पहले खूब रट लेता था, फिर नंबर ले आता था। अब उस समय हिंदी पखवाड़ा चल रहा था और मैं हिंदी पखवाड़ा की तैयारी में लगा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे प्राइज लेना है, फर्स्ट प्राइज लेना, पैसे भी मिलते थे और नाम भी होता था। पूरे एफएमसी कॉलेज में वो उनके डेली ऑर्डर लगते थे, उसमें नाम रहता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता। तो मैं उसी की तैयारी में लगा था। उसी बीच वाइवा आ गया, मुझे बुला लिया गया वाइवा के लिए। मैं गया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए बायोकेमिस्ट्री के, सारे क्वेश्चन इधर से फ्लाई कर। मैं बोला सर नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं। तो 3-4 क्वेश्चन के बाद ना वो बड़ा इरिटेट हो गया, बोला फिर क्या पता है आप, क्यों नहीं पता है आपको? बोला सर मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं उसमें तैयारी में लग गया, इसलिए इसकी तैयारी नहीं कर पाया मैं वाइवा की। बोला अच्छा क्या करते हैं आप हिंदी पखवाड़ा में? जाहिर सी बात है, जब मैं बायोकेमिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ तो वही पूछेंगे ना जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला महोदय सर मैं कविताएं पढ़ता हूँ और लेख वर्ग। अच्छा कौन सी कविता पढ़ते हैं, सुनाइए। बोला लीजिए। मैंने मेरी कविता सुना दी बढ़िया तरीके से। हाँ, उस समय कविता सुनाता रहता था मैं, सोता सिंह जगाया तो हुंकार नहीं सह पाओगे, बहती गंगा रोक रहे मैं खानदान बह जाओगे, ऐसे करके कविता मैंने सुना दी। मैंने ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर लिखा, पाक इरादे पाक करो वरना हम सबक सिखा देंगे, अगर अब की जंग हुई तो सारा पाकिस्तान मिटा देंगे, ऐसे वेदस में लिख देता था, मतलब पढ़ देता था खूब एकदम बढ़िया जोश के साथ। सुना दिया मैंने, पूरी कविता सुना दी। अच्छा और क्या लिखा सर? ये लिखा। अच्छा ये बताइए, ये ऐसे करके सबसे लंबा मेरा वाइवा चला और मैंने एक आंसर जो है बायोकेमिस्ट्री का नहीं दिया, पूरा मैंने सुना के कविताएं वगैरह आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये, थोड़ा बीच में ये मैंने जोड़ दिया ताकि बहुत देर से मोनोटोनस टाइप चल रहा था। तो कहने का मतलब मेरा ये कि इंटरव्यू में क्या है, जो मैं जानता हूं उसको मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, पीएचडी की बात चल रही थी। आप पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रख लें। आपके पास कोई अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कहीं लेख छपा हुआ है, किसी किताब में आपके कुछ कंटेंट छपे हैं, आपने अपनी कोई किताब पब्लिश करी है, आपका कोई शोध पत्र पब्लिश है, कुछ भी है जो उल्लेखनीय है, उसको आप रख लें। एक बात ध्यान रखिए, यूपीएससी हमेशा ज्यादा अनुभव को तरजीह देती है, मतलब ऑलवेज वहां पे प्रिफरेंस दिया जाता है ज्यादा अनुभव। यदि आपके पास अनुभव ज्यादा है किसी भी क्षेत्र में तो यू आर ऑलवेज प्रिफर्ड। ये एक मतलब सेट पैटर्न है यूपीएससी का। तो आपके पास यदि एड ऑन है चीजें तो आप उनको रखिए, तो क्या ही पूछ लेंगे उससे। हाँ, आप एकदम ही नहीं जानते हैं, मतलब कहीं से एकदम फर्जी सर्टिफिकेट उठा के रख लिया है तो अलग बात है,
कि नहीं आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा उसके बारे में और बस सर्टिफिकेट आपके पास में, फिर वो मत लगाइए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी बता पाए और बोले कि सर बहुत पहले पढ़ा था, ठीक से याद नहीं आ पा रहा है, बट ये मैं इसके बारे में जानता हूँ, अगर पूछ लिया जाए, फेयर इनफ। समरांजलि करके हमारा एक काव्य संकलन था जो हमने उस समय मैंने संकलित किया था, उसमें 25 लोगों की कविताएं थी, मैं उसे लेके गया था इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो पूछा क्या कि क्या है, मैं बोला मैम ये एक काव्य संकलन है, इसमें आपकी कविता भी है। मैंने बोला हाँ, कौन से पृष्ठ पे है, कौन से पृष्ठ पे है? मैडम 57 नंबर 57, क्योंकि मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग करी थी पूरी, तो ध्यान था। लेकिन बाद में मुझे क्लिक किया कि यार ऐसा तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई ये याद करे कि उसकी कविता कौन से, उन्होंने कविता नहीं पढ़ी ना सुनी, बस एक ही क्वेश्चन पूछा कौन से नंबर पेज नंबर पे, जस्ट टू चेक माई IQ, जस्ट टू चेक माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है आप रख दीजिए। उन्होंने बुक हाथ में नहीं लिया। अगर मैं 58 कह देता ना तो भी चलता, 60 कह देता तो भी चलता, बस ये मुझे नहीं कहना चाहिए कि नहीं मैम मुझे पता नहीं कौन से नंबर पे है। ये सीक्वेंस भी हो सकता था। शी डिड नॉट चेक माई बुक, शी डिड नॉट सी माई बुक, जस्ट शी आस्क्ड वन क्वेश्चन, कौन से पेज में? मैम 57 नंबर पे, रख दीजिए, बैठ जाइए। समझ में आ रहा है? तो ये एड ऑन होता है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस या आपका एक शो करता है। तो आप जो भी आपके पास पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स है सबकी ओरिजिनल कॉपी आप लेकर के जाए, उसका सेट बना लें। लेकिन हाँ, सेट जब बनाया मतलब जीरोक्स कराए तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसकी लिस्ट आपने बनाई जो मैंने पहले बताया उसका अलग बनाए, और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उसका अलग बनाए। जैसे मैंने क्या किया था कि मेरे पास ना अभी यानी ऑफिस में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में ना बहुत सारे मतलब पिछले 15 सालों के ना हिंदी पखवाड़ा के पुरस्कार है। हिंदी पखवाड़ा, विश्व हिंदी दिवस, नराकास के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में लेख के लिए प्रथम पुरस्कार, कविता के लिए द्वितीय पुरस्कार, श्रुति लेखन के लिए पुरस्कार, इसके लिए ऐसे करके इतनी मोटी पूरी फाइल बनी। मेरे लिए एड ऑन है भाई, मैं हिंदी के लिए इतना काम कर रहा हूँ, 15 वर्षों से कर तो रहा हूँ। बीइंग अ फार्मासिस्ट इन इंडियन नेवी, दैट वाज माय कोर जॉब, मैंने इतना हिंदी के लिए काम किया। एप्रिसिएशन, बहुत सारे प्रशंसा पत्र मुझे उसमें मिले हुए थे, कमेंडेशन लेटर जिसको बोलते हैं हिंदी को लेकर के, बहुत सारे कमान अधिकारियों के, सबका मैंने पूरा रखा था। सबका मैंने एक कलर जीरोक्स कराया और उसकी पूरी एक फाइल भी बना के मैं साथ में ले गया। ऑल्दो दे डिड नॉट सी इट, लेकिन मैं ले गया था। मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर उसे दिखाता। मैंने दिखाया नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं, पर मैं ले गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी इस तरह की चीजें संबंधित हैं जो ये दिखाती हैं कि भाषा में आपकी रुचि है, भाषा में आपका जो एक्सीलेंस है, भाषा में आपका जो ब्रिलियंस है, भाषा में आपका जो होल्ड है, भाषा में आपकी जो भाषा पे जो आपका कंट्रोल है, इन सारी चीजों को आप लेकर के जाए अलॉन्ग विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? अगर किसी तरह का कोई, मुझे पूरा कर लेने दीजिए कविता जी, तब पूछिएगा। अगर आप अपनी बात नोट करके रख लीजिए, वंस आई फिनिश यू मे आस्क, मैं आपको समय दूंगा पूछने के लिए। अगर आप, क्या रिदम ब्रेक हो जाता है, अगर आप जो है, बहुत जरूरी बात आ रही थी। हाँ, आप बता रहे थे हिंदी में कोई उल्लेखनीय आपने काम किया है पखवाड़ा में, जो भी है, यदि आपने जो सर्विस के दौरान। चले, हाँ ठीक है। अब आप ये सब आपने कर लिया, ये सब आपने करके वहां पे आपने लेकर के जाना है। ये सब आपके लिए एड ऑन एडवांटेज का काम करेगा इंटरव्यू। ठीक है? तो ये हो गया आपका, यहां तक आपका काम हो गया। तो आपको क्या क्या लेना है, आप बढ़िया बढ़िया तरीके से लिस्ट बनाएं, आप जीरोक्स करें, जीरोक्स करके आप अलग अलग उसको बनाएं, बना करके पूरा तैयार करें। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था, जो एकदम से रुक गया था, कि अगर आपने किसी भी, आपके नाम में कोई त्रुटि है, पिताजी के नाम में कोई त्रुटि है, जैसे बीच में एक साथी ने फोन किया था कि सर नाम तो ठीक है पर वो बीच में ना, जैसे मान लीजिए कि विजय कुमार है तो विजय कुमार एक साथ लिखा गया है जबकि बाकी जगह पे अलग अलग है और वो मार्कशीट में एक साथ हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो जो भी इस तरह की छोटी मोटी त्रुटियां हैं, यदि आपने उससे संबंधित कोई एफिडेविट बनवाया है तो उस एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी अपने साथ में कैरी करें, एक जीरोक्स भी अपने पास में रखें। जितना डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे सबकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, सबकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए निश्चित तौर पे। कम से कम एक सेट, जरूरी दस्तावेजों के तो 2-3 सेट करा ले, बाकी के एक सेट कम से कम करा ले, 2 करा ले तो और भी अच्छा, आपके लिए आगे भी काम है। ये हो गया, एफिडेविट कोई जरूरी है उसको आप रख लें। तो ये आपके दस्तावेजों के बारे में ये सारी चीजें हो गई। इसके अतिरिक्त जो आपके
बेसिक दस्तावेज हैं, जैसे मतलब तो आप रखते ही होंगे, आधार कार्ड, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी वहां पे, लेकिन फिर भी आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ये सब भी आप अपने साथ रखें। इट इज नॉट नीडेड एक्चुअली, स्टिल यू कीप इट। ठीक है। और दस्तावेज तो आपको मैंने सारा बता ही दिया। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए, जैसे आपने बर्थ डेट प्रूफ के लिए आपका जो मार्कशीट है उसको रेलेवेंस बनाया था। अब आते हैं हम लोग, सर क्या पहने, क्या पहन के जाए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सर ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ जो डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बस भरना है ना सर? ओबीसी हाँ। का फॉर्मेट तो नहीं भरना है? नहीं, ओबीसी का फॉर्मेट तो आपके पास है ना? जी जी, जो सर्टिफिकेट मेरा सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। जी और जी सर्टिफिकेट आपके पास में, फॉर्मेट आप भर दीजिए, मतलब जो डिक्लेरेशन है वो भर दीजिए आप। जी और जी। भी देना होगा क्या साथ में? हाँ जी। एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी वालों को देना होता है क्या, या सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं, चाहिए होगा? आपके सर्टिफिकेट में तो एनसीएल मेरे ख्याल से रहता होगा ना, वो तो उल्लेख रहता होगा कि भाई आप एनसीएल से आती हैं आप। नहीं सर, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें ऐसा वो रहता नहीं है, पर उनको हर साल की फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चाहिए होता है नॉन क्रीमी लेयर, दैट यू आर बिलोंग फ्रॉम नॉन क्रीमी लेयर। वो जो भी है वो सब ले लीजिएगा, जो भी है टू प्रूव योर कैटेगरी वो सब ले लीजिएगा। ठीक है जी, ऐश्वर्या जी बताइए। सर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उसके बारे में मैंने कल आपको मैसेज किया आपने था। मैसेज किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको रिवर्ट बैक नहीं कर पाया, थोड़ा सा व्यस्त था, मैं पढ़ भी नहीं ठीक से पाया था। मैं आज सोच रहा था कि कल आपको रिवर्ट बैक करूंगा। बताइए जी सर, वो जो उन्होंने एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है वेबसाइट में, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उस फॉर्मेट में नहीं है और मैं उस फॉर्मेट में बनवा भी नहीं सकती अभी। मैंने वो फॉर्मेट आपको भेज भी दिया है जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस देखिए, ऐसा है कि सेम सिचुएशन मेरे साथ खड़ी हुई, सेम सिचुएशन मेरे साथ खड़ा हुआ था जब मुझे यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाना था। मेरे पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स थे दैट वाज नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मैंने उसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनवाया था। एंड यू आर वेरी लेट टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपको बहुत पहले ये प्रश्न मुझसे पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी ना वो नहीं मानती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मतलब अल्दो हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपका नाम फाइनल स्क्रूटिनी लिस्ट में आ गया है, ठीक है, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर उस आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने जमा किया है अगर उसको नहीं माना गया होता तो स्क्रूटिनी लिस्ट में ही आपका नाम रिजेक्शन वाले में या उसमें रहता है ना। पर अब जब आप सिलेक्ट हो गई है, मतलब योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड बाय द कमीशन कि हाँ आपने जो फोटो कॉपी जमा करी है वो ठीक है। तो अब देखिए, आप एक बात समझिए, योर डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी has already been done by the UPSC and on the basis of that, इसीलिए तो 1 साल का समय लगाया आप लोगों के लिए, ज्यादा लोग, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज मोर। अब आपको इंटरव्यू के टाइम केवल ये प्रूफ करना है कि जो आपने कॉपी या जो उनको डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं डिजिटल फॉर्मेट में, या आपने फिजिकल उसकी कॉपी आपने उनको भेजी होगी स्क्रूटिनी के बाद में जब उन्होंने आपको डाला होगा ऑब्जर्वेशन में, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी यू पोसेस, दैट्स इट। अभी वो आपसे ये नहीं देखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट सही है गलत है क्या है, वो केवल ये देखेंगे कि जो आपने जमा किया क्या आपके पास उसका ओरिजिनल कॉपी है या नहीं। अभी केवल ये जांच करना है। तो अभी आपको यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट कि सही है कि नहीं। क्लियर है ऐश्वर्या जी? हाँ सर, एक और चीज़ इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब मैं अप्लाई करते समय मैंने अपने ये जो एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन नहीं किया था क्योंकि उस समय मेरा 2 साल नहीं हुआ था। तो इसके बारे में मैंने आपसे पूछताछ की थी एक बार सर। हेलो हेलो लाइट ऑफ हो गया शायद सर का। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी सर। माफी चाहूंगा, एक्चुअली अचानक से लाइट चली गई, वाईफाई कनेक्शन चला गया, इसीलिए सिस्टम से मीटिंग क्लोज हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, हम लोग बात कर सकते हैं। जी ऐश्वर्या जी, क्वेश्चन मैं आपका सुन नहीं पाया तो फिर से बताइए।
दरअसल अप्लाई करते समय मैंने अपने जो एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन नहीं किया था, क्योंकि अप्लाई करते समय मेरा 2 साल भी नहीं हुआ था। और जब मैं वो ऑफिस छोड़ रही थी तब मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया था सर। तो मैंने सोचा कि इस बार जब इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वो जो ओरिजिनल है वो भी लेके जाऊंगी। तो मैंने पहले मेंशन आप बिल्कुल लेके जाइए, बिल्कुल आप लेकर के जाइए। तो आपने आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन था उसमें तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी था ही नहीं। जी जी। तो आपको तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक्सपीरियंस दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। बल्कि मैं ऐसा कहूंगा आपको देना चाहिए एक्सपीरियंस, पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से आपका कोई दिक्कत मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका मैंडेटरी एसेंशियल तो है ही नहीं ना। एसेंशियल तो आपका पीजीडीटी है जो आपने दे रखा है, आप उसका ओरिजिनल देंगे। चलिए, कोई अगला क्वेश्चन किसी और का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एटेस्टेशन फॉर्म में कुछ जगह पे ऐसा है सर, कंफ्यूजन हो रहा है फिलअप करने में, अगर पता चल जाता कैसे भरना है। और सर ये जो एक्सपीरियंस लेटर देना है ये सभी को देना है? आई मीन जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको भी देना है? देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आप बताएं और उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाए तो दे दीजिए। ठीक है सर। देखिए, आप भाषा से संबंधित कोई भी कार्य करती हैं और उससे सपोर्टिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप देती हैं तो वो आपके लिए एड ऑन ही होगा, वो आपके इंटरव्यू में एड ऑन होगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। बस आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट बी ब्लैंक, कि आपसे पूछ लिया कि आप ब्लैंक है। आपने एक्सपीरियंस तो दे दिया कि मैं एक कंटेंट राइटर के तौर पे काम करती हूँ, और आपसे पूछ लिया तो आप ब्लैंक है। कंटेंट राइटर क्या होता है सर? मुझे नहीं पता। क्या कंटेंट लिखा है सर? ये लिखा। ये कैसे लिखा सर? मुझे नहीं पता। तो ये स्थिति फिर आपके लिए बहुत मतलब ये वो नहीं रहेगा, मतलब ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो जो भी दे रही है, यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन सपोर्ट ऑफ दैट। ठीक है। तो ये प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर देना होगा ना सर, लास्ट जितने की उन सबका थोड़ा नहीं ऐड ऑन करना होगा, या सबका देना है? वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप जितना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ सर, कह रहे थे कि सर मेरी कुछ आर्टिकल और कविताएं जो है वो छपी हुई है बुक्स में या फिर मैगजीन में, तो और कुछ ऐसी हैं जो नहीं छपी हुई है, मतलब दी हूँ मैं उसको छपने के लिए। तो मैं ऐसे में क्या करूँगी? मतलब जो छपी है उसको तो मैं लेकर जाऊँगी ही, तो जो नहीं छपी है उसका क्या करूँगी? उसको कुछ नहीं करना, उसको लेके नहीं जाना। उसको लेकर नहीं जाना है? नहीं, जो पब्लिश्ड है केवल वही लेके जाना। तो सर जो पब्लिश्ड है तो सिर्फ उसी पेज को ना लेकर जाऊँगी कि पूरा बुक लेकर चली जाऊँगी? पूरा बुक ले लीजिए, अगर मतलब कैरिएबल है तो। मतलब ऐसा है कि बहुत मोटी किताब नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप पूरा एक झोला ही लेके जाना पड़े, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो अगर जी सर। पतली पतली पत्रिकाएं हैं तो ले लीजिए, जो इजीली आप हाथ में कैरी कर सकें। और बहुत ज्यादा है तो फिर आप क्या करें कि उसमें उसी रिस्पेक्टिव पेज का प्रिंट निकाल के और एक स्पाइरल बाइंडिंग करके वैसे ले जाए। मतलब इट शुड बी इन अ ना प्रेजेंटेबल। ओके सर। सर मेरे पास सिर्फ एनओसी है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एक्सपीरियंस वगैरह का, और ना ही मेरा डिपार्टमेंट मुझे देगा। चाहिए हेलो। क्यों आपको? आपको तो चाहिए नहीं ना एक्सपीरियंस, आपके पास पीजीडीटी डू नॉट नीड एक्सपीरियंस। ओके सर। देखिए, एक ही क्वेश्चन का तो रिपीट मत कीजिए। आपको जो नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ बस एनओसी की जरूरत है मुझे, या किसी और डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं, होगी? कोई जरूरत नहीं है। जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं। जबरदस्ती ठीक एक्सपीरियंस है आप सर। क्यों लेके जाएंगे? नहीं कोई सर, जरूरत बस ही मैं नहीं। मैं एक्चुअली पूरी क्लास सुन नहीं पा रही हूँ, मैं बस हाँ, ज्वाइन की हूँ। चलिए, हो गया। तो ये हो गया आपका थैंक डॉक्यूमेंट्स यू की सर। बात हमने कर ली। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की बात हमने कर ली। अब हम आते हैं ड्रेस कोड के बारे में। तो बहुत सारे मेरे पास, अच्छा एक बीच में सुमन जी कह रही हैं अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर के, मैंने अटेस्टेशन फॉर्म देखा था, मुझे बहुत ज्यादा उसमें ऐसी कोई दुविधा की बात लगी नहीं, इसीलिए मैंने इसके ऊपर फिर बाद में किया नहीं था सेशन। तो यदि आप में से किसी साथी के पास भरा हुआ अटेस्टेशन फॉर्म हो तो आपका नाम, रोल नंबर इत्यादि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको इरेज करके यदि चाहें तो उसका पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग इस तरह के, बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की दुविधा में होंगे, तो उनके लिए भी हो जाए। नहीं तो मैं तो आज नहीं कर पाऊंगा, वरना मेरे पास मेरा अटेस्टेशन फॉर्म था, मैं वो कर देता आपको शेयर।
तो अभी मिल नहीं सर पाएगा मुझे। हाँ अच्छा, उसमें एक ही जगह मुझे लगता है सबको कंफ्यूजन हो रही है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग और आप जब कंप्लीट करके लीव कर रहे हैं वो डेट में, क्योंकि स्टार्टिंग का सबको पता नहीं रहता है, तो वो उसी का ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या उसमें भरा जाए, उस डेट को क्या ये क्यों मेंशन भरा किया जाए? जाए। नहीं, आप उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th से मांग रहा होगा। जी सर, उसमें कह रहा 10 है से डेट ऑफ लेकर के और एडमिशन लास्ट सर। क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वहां तक पूरा हाँ, तो ईयर आप वाइज। जिस साल आपने मैट्रिक पास किया है उसके पूर्ववर्ती साल का 1 अप्रैल डाल दीजिए। 1 अप्रैल मान लीजिए कि आपने 2010 में पास किया हो, मान लीजिए, तो आप 1 अप्रैल 2010 मान लीजिए। डेट ऑफ एडमिशन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड कि आप स्कूल में जाएं और बोले कि एडमिशन रजिस्टर निकालो और फिर मैं डेट ऑफ एडमिशन डालू। नॉट रिक्वायर्ड, आप मंथ डाल दीजिए, दैट्स इट, दैट विल सफिस, दैट विल सफिस। जी सर। एक और क्वेरी आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि सर पिछले 5 वर्ष में हम कहाँ कहाँ रहे हैं उसके बारे में मांग रहे हैं, तो क्या क्या लिखना है? भाई जहां जा रहे हैं आप वहां वहां का लिख दीजिए। उसमें मांग रहा है ना पिछले 5 वर्षों का। जी सर, 5 साल से अधिक वो समय जहां 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 आपने बिताया है वो उसके बारे में जानकारी देना है। अच्छा, 5 साल से अधिक जहां समय बिताया इसके बारे में जानकारी पूछ रहा है। जी नहीं सर, विगत 5 वर्षों में 1 साल से अधिक अगर समय बिताया है तो 1 साल को मेंशन करना है, 5 वर्षों के अंतराल में। हाँ, 5 वर्ष के ये जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें आपको जगह का नाम दे देना, जहां जहां आप रहे हैं आप दे दीजिए। वो क्या होता है ना कि जब बाद में आप सर्विस ज्वाइन कर जाते हैं तो आपका आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो उन जगहों पे कराया जाता है जहां का आपने दिया हुआ है, वो आप कर लीजिएगा। और कुछ विशेष इसमें ऐसा है नहीं। फिर भी यदि कोई साथी अगर चाहे तो अपना फॉर्मेट शेयर कर सकते हैं। सर 2 जान पहचान लोगों का जो नाम देना है, क्या ऑफिस वाले लोगों का नाम दे सकते हैं कि गांव के लोगों का ही देना पड़ेगा? आपके परमानेंट एड्रेस का देना पड़ेगा ना, गांव के लोगों का नाम। परमानेंट 10 साल से तो परमानेंट एड्रेस पे है ही नहीं सर। ठीक है, दे दीजिए, ऑफिस का दे दीजिए। जी सर जिनका नाम दिया जाता है, जैसे विजय जी ने अभी क्वेश्चन किया है, तो क्या उनसे पूछताछ की जाती है? क्यों पार्टी आपके में बारे में पूछेंगे आप कैसी हैं उनसे। क्यों उनको बुला के पहले पार्टी दीजिएगा अनुपमा जी की, पहले भाई हमारे घर खाना पीना खा लो, गलत मत बोला कुछ मेरे बारे में। देखिए, अगर आवश्यकता पड़ी, किसी तरह का कोई संदेह हुआ तो उससे पूछा जा सकता है कि आप, मतलब ये ऐसा नहीं कि वो कैसा है कैसा, ये नहीं, क्या वे यहाँ रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, कितने वर्षों से रहते हैं, किसी तरह का उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड, तो मतलब सोशली पुलिस में तो चेक कर ही लेंगे, सोशली पुलिस वाले तो इस तरीके से पूछ सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट। ज्यादातर केसेस में तो नहीं, पर अगर आप मिल ही नहीं रही हैं, वहां पे है ही नहीं, आपने जो एड्रेस दिया वहां पुलिस वाले गए तो वहां तो कोई रहता ही नहीं इस नाम का, तो फिर इन दैट केस दे विल आस्क टू द कंसर्न पर्सन कि भाई आपका नाम उन्होंने दिया तो आप क्या जानते हैं, तो उसमें इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ड्रेस कोड के ऊपर। ठीक है, ड्रेस कोड के ऊपर हम आते हैं, क्या पहन के जाना है, तो इस तरीके से सर मेरे पास एक कॉल आ रहा क्वेश्चन है। है। हाँ, सर अगर जैसे पीएचडी कर रहे हो और वो अभी कंप्लीट नहीं है तो उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में कैसे फिल करेंगे? कंप्लीट नहीं हुआ तो परसुइंग लिख दीजिए, मत लिखिए, कंप्लीट हुआ तो छोड़ दीजिए, मत लिखिए। अच्छा सर, जॉब छोड़ने का रीजन भी मांग रहा है, वो क्या डालेंगे? मैंने तो करियर प्रोग्रेशन डाला है, लेकिन और आप कुछ सलाह दे सकते हैं तो जॉब छोड़ने का और रीजन। कोई सलाह नहीं। यही ना, करियर प्रोग्रेशन। जी धन्यवाद। चलिए, पहले लड़कियों के लिए मेरे पास कॉल आ रहा है, सर साड़ी ही पहनना है, कौन से कलर की साड़ी पहननी है ना। पहले तो बात आप ये समझ लें कि साड़ी ही केवल फॉर्मल ड्रेस है, ऐसा नहीं है। तो आप साड़ी भी पहन सकती हैं अगर आप सहज हैं साड़ी पहनने में, अगर आप यूज्ड टू हैं, है ना, अगर आप साड़ी पहनती आई हैं तो आप साड़ी पहन सकती हैं। अगर आप बिल्कुल सहज नहीं हैं, आपने कभी नहीं पहना है, फॉर द फर्स्ट टाइम यू वांट टू वेयर इट नाउ, डोंट वेयर, क्योंकि आपका सारा ध्यान साड़ी पे रहेगा, मतलब
कि कैसा है नहीं है, व्हाटएवर जो भी है, पहली बार आपने पहना और आपका इंटरव्यू से ध्यान भटक सकता है। इफ यू आर यूज्ड टू इट यू कैन वेयर साड़ी, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल प्रॉपर जो है फॉर्मल्स में सलवार सूट पहने, दुपट्टा डालें, वो भी कोई एकदम से ऐसा नहीं कि बहुत मल्टी कलर पहन लिया, बहुत एकदम फुल पत्ते वाले या जड़ी कढ़ाई वाले या बेल बूटे वाले, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ही मतलब एकदम डिसेंट कलर जो हो, मतलब एज पर योर कॉम्प्लेक्शन, जैसा भी आपका कॉम्प्लेक्शन है। यदि आप बहुत फेयर हैं तो हल्का मतलब एक बोल सकते हैं डार्क कलर, इसको बोलते क्या बोलते हैं उसको, लाइट और डार्क, तो डार्क कलर पहन सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम फेयर हैं तो आप थोड़े लाइट कलर को प्रेफर करें, है ना, जैसे क्रीम कलर वगैरह हो गया, लाइट क्रीम, एकदम गहरा वाला क्रीम नहीं, लाइट क्रीम टाइप, ये सब बड़े मतलब या व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ में, व्हाइट ब्लैक या व्हाइट ब्लू के कॉम्बिनेशन में, कुछ इस तरीके का जो देखने में थोड़ा सा मतलब आंखों को ना सूदिंग लगे, ऐसा नहीं कि एकदम होना एकदम से बिल्कुल देखते ही एकदम चमचमाता सा लगे, वैसा नहीं होना चाहिए पहली बार। तो ये आप पहन सकती हैं। नीचे पैरों में आप अपना सैंडल पहन सकती हैं, आप शूज पहन सकती हैं, एज पर अटायर जो भी आप पहन रही हैं आप शूज भी डाल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये अगर किसी को लगता है कि मैं सूट पहन के जाऊं, मतलब अभी मैं लड़कियों की बात करूं कि सूट पहन के जाऊं, आप जा सकती हैं, थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो देख लीजिएगा। अगर इफ यू आर अगेन इफ यू आर यूज्ड टू कि मैं सूट पहन के जाऊं, जो लड़कियों के लिए ब्लेजर एंड शर्ट इस तरीके से, तो वो आप पहन के जा सकते हैं। पर उसके नीचे अगर आप सूट पहन जाती हैं तो फिर उससे मैचिंग आप जो है जो फुटवेयर है वो पहनेंगे। ऐसा नहीं कि सूट ऊपर पहले नीचे स्पोर्ट्स शूज डाल लिया या नीचे सैंडल डाल लिया, ऐसा नहीं, उससे फिर जो जुत्ती टाइप का जो भी आता है फॉर्मल में, उस तरीके से आप उसको पहनेंगे, जो फॉर्मल वेयर अगर आप वैसा सोच रही है तो या तो आप सूट डाल सकती हैं, मतलब सलवार सूट इज वेरी मच ओके, कहीं कोई उसके साथ दिक्कत नहीं है, या फिर आप सूट अगर फॉर्मल जो ब्लैक मतलब ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, अब ऐसा नहीं कि आपने पिंक कलर का ब्लेजर और वो डाल दिया, वो मतलब थोड़ा सा वो फिर इनफॉर्मल सा हो जाता है। ब्लैक या ब्लू, डार्क मतलब डार्क ब्लू या ब्लैक, वो आप डाल के जा सकते हैं अगर आप सूट डालना चाहते हैं, नहीं तो सलवार सूट आप डाल लीजिए। और साड़ी भी यदि आप पहनना चाहते हैं तो साड़ी भी बहुत ज्यादा कढ़ाई वाला या बहुत ज्यादा इस टाइप का बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल सा जो है मतलब साड़ी आप कह सकती हैं, जैसे आजकल सिल्क वगैरह जो बोलते हैं, सिल्क टाइप का साड़ी जो थोड़ा सा ना मतलब इस तरीके से हो और एकदम सोबर सा लगे, तो वैसा। पर अगेन एडवाइस इज इफ यू आर नॉट यूज्ड टू अवॉइड साड़ी, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू अवॉइड साड़ी, ये आप लोग ध्यान रखें। मेकअप का जहां तक सवाल है, मतलब although I should not tell it, बट ठीक है, आप सभी लोगों के साथ हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ एक बड़े भाई की तरह कि मेकअप बहुत ज्यादा आप लोग ना करें। कॉटन की साड़ी भी पहन सकती हैं, पर देख लीजिएगा आप, मतलब अगेन मैंने आपको बता दिया सोबर लगे, मेकअप बहुत ज्यादा ना करें, मतलब ऐसा नहीं कि ओवर मेकअप हो करके कि नहीं, हाँ मतलब कड़ी कॉटन क्या है मुझे नहीं पता, बट इस तरीके का कुछ कि लाइक गिव अ फॉर्मल एंड सोबर लुक, ठीक है। हाँ मेकअप बहुत ज्यादा ना करें, ऐसा नहीं कि बहुत ओवर मेकअप कर ले, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना करें, सर ने बोला मेकअप नहीं करना तो बिल्कुल ना, हल्का सा लाइट आप बिल्कुल मेकअप करें, और हल्का सा जो एक मतलब होता है ना एक डिसेंट टाइप का, जैसे आप देखें तो उस तरीके से, मतलब आप जो एक हल्की सी बिंदी लगा ले, मतलब एकदम सिंपल सा वैसा लगना चाहिए। कभी भी आपका जो अटायर है ना, वह आपकी पर्सनालिटी को दबाना नहीं चाहिए, या आपको वो अटायर जो आपने रखा इट शुड नॉट मेक यू अनकंफर्टेबल। वैसे ही फुटवेयर की बात, बहुत हाई हील सैंडल ना पहन लें कि चलते हुए लड़खड़ा जाएं या घुसते हुए इंटरव्यू बोर्ड के अंतर्गत आप लड़खड़ा जाएं, नॉर्मल हील पहने अगर आप पहनती हैं तो, है ना। बहुत बार जैसे कुछ ऐसे हमारे साथी, मान लीजिए थोड़ी सी आपकी शॉर्ट आप हाइटेड है, तो क्या हो गया, शॉर्ट हाइटेड है तो कई बार वो एक इन्फिनिटी रहता है कि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ तो मैं लॉन्ग हील पहन के हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल हील पहने, इट शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें। घड़ी आप जरूर रखें, हाथ में घड़ी बांध के जाए तो अच्छा रहता है, घड़ी आप बांध के जाए। ज्वेलरी बहुत ज्यादा ना पहने, मतलब इट शुड नॉट बी लाइक एकदम बहुत ज्यादा, बहुत नॉमिनल, जितना ही मिनिमम से मिनिमम ज्वेलरी आप पहने, वैसे हाथों में भी जो भी आप पहन रही हैं तो जितना आवश्यक है बस उतना ही पहने, ठीक है। हाँ आर्टिफिशियल हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। प्रयास करें कि खुले बालों में ना जाए, मतलब ये मेरा सजेशन है कि खुले बालों में ना जाए, आप बाल को बांध करके, चाहे जैसे भी बांधे, तरीका आप लोगों को पता है, लेकिन खुले बालों में न जाने का भरसक प्रयास करें। यदि कोई विकल्प नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्रयास करें कि आप बालों को बांध जाए, ये एक अनुशासन का हिस्सा होता है एक्चुअली,
देखा है। तो खुले बालों को मतलब थोड़ा सा वो ऐसा माना जाता है कि नहीं, वो डिसिप्लिन से बाहर खींची जाती है। तो एक को भी आप मतलब कर सकती है, बट इफ एट ऑल यू डोंट हैव एनी ऑप्शन तो फिर चलेगा, अदरवाइज आप बालों को भी बांध के ही जाए, जैसे भी आप बांध सकते हैं, जो भी अच्छा लगता है आपके पर्सनालिटी और आपके फिजिक के ऊपर। तो वो ये मोटे तौर पे बातें हो गई लड़कियों के लिए। लिपस्टिक बहुत ज्यादा डीप ना लगाएं, डार्क ना लगाएं, है ना। मतलब आप सब जानते हैं इस बारे में, ये मुझे बताने की आवश्यकता है, और फिर भी अगर मैं आज एक गाइडेंस दे रहा हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कई बार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ना करें। बहुत ज्यादा कोई जैसे रीजनल बैंड ओवर है, ऐसा नहीं कि नहीं बांधना, से आपने मान लिया कोई चुनरी बांध के रखी है तो ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम मोटा सा, इतना मोटा सा चुनरी बांध लिया, या कोई गले में इतना मोटा सा हमने जो है कोई वो पहन लिया है, ऐसा नहीं। एक सिंपल सा कोई भी, अगर आप गले में जैसे पहन रही है तो गोल्ड का या किसी भी चीज का एक अपना हल्का सा पहन लिया, और इस तरीके से आप जाना है। तो ये हो गई हमारे जो भी लड़कियां हैं उन लोगों के लिए हो गया। हाँ, रिस्ट वॉच बिल्कुल अलाउ होगा, बिल्कुल अलाउ होगा, आप रिस्ट वॉच बिल्कुल पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां ऐसा नॉट अलाउड जैसा कोई चीज नहीं है, मतलब अटायर में कि आप ये नहीं पहन के जा सकते हैं। क्या पहन के नहीं जाना है? किसी को लगता है कि सर मैं तो जींस ही पहन के हूँ, आप पहन सकती हैं, मतलब वो भी एडवाइजेबल है। हालांकि एज मच एज पॉसिबल यू कैन अवॉइड इट, बट स्टिल अगर अवॉइडेबल नहीं है तो जींस, उसके ऊपर फॉर्मल शर्ट, वो भी आजकल फॉर्मल में आता है, नीचे आपका जो शूज वगैरह प्रॉपर तरीके से फॉर्मल, वो भी आप पहन सकती हैं। अवॉइड क्या करना है? टॉप जींस पहन के नहीं जाना है, कोई वेस्टर्न अटायर टाइप का पहन के नहीं जाना है ना। इन सब चीजों को अवॉइड करना है। एक मिनट से मेरे कॉल आ रहा है। हेलो, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं लड़कों के ऊपर। लड़कों के लिए क्या, हाँ, तो क्या अवॉइड करना है आपको? जींस टॉप नहीं पहनना है, कोई वेस्टर्न अटायर टाइप का नहीं पहनना है कि जैसे लॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, वन पीस पहन लिया, ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, जो आप सूट सलवार भी पहनेंगे उसमें भी एकदम लॉन्ग वाला जो आजकल आ रहा है, बिल्कुल वो वाला भी नहीं, मतलब एक नॉर्मल जो होता है ना, फॉर्मल टाइप जिसको बोलते हैं, उसको आप पहने, जो बिल्कुल इसमें क्या बोलते हैं, सूती वाले, मतलब कॉटन वाले टाइप का ना, उस तरीके का, या सिल्क वाला टाइप का, मतलब ऐसा, ठीक है। लड़कों के लिए क्या है, ज्यादा कुछ ऑप्शन तो है नहीं, तो मेकअप तो आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा है कि जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा फेस वॉश करके जाना है, न तो नहा के तो जाना ही है, नहा के जाना है, फिर फेस वॉश भी थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है, और हल्की सी कोई क्रीम, मतलब एकदम से लाइट जो भी आप अगर यूज करते हो तो थोड़ा करना है। डिओड्रेंट पक्का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आप निकलेंगे अपने जहां भी आप ठहरे हैं, फिर वहां से आप बस में या मेट्रो में या ऑटो में या टैक्सी में जैसे भी जाएंगे, वहां पहुंचेंगे तो बीच में गर्मी हो सकती है, पसीना हो सकता है, तो मतलब बैड ऑर्डर टाइप का नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए टू अवॉइड दैट सिचुएशन, कीप अ डिओड्रेंट विथ यू, डिओड्रेंट आप जरूर यूज करें, ठीक है। और आपको प्रॉपर तरीके से अपनी माउथ हाइजीन भी मेंटेन करके उस दिन के लिए जाना है। मतलब ये सब चीजें बताने वाली नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कि यहाँ लगभग 50 लोगों में से 1-2 लोगों के लिए भी ये काम आ जाए। हो सकता है कि 949 तो बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं, बट एक लोग जो शायद कर रहे हो, विशेषकर उन साथियों के लिए जिनको किसी कारणवश किसी ऐसी स्थिति में, किसी गम के कारण, है ना, कहीं ब्रेकअप हो गया और सिगरेट पीने की लत लग गई हो, या कहीं पान खाने की लत लग गई हो, गुटखा गम गलत करने के लिए गुटखा खाने की आदत लग गई हो, जो कि बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, नहीं करना चाहिए, आपके शरीर, स्वास्थ्य, पैसे सबको नुकसान पहुंचाता है। पर यदि ऐसी कोई लत हो तो लत तो मैं, मेरे बोलने से आप छोड़ने वाले हैं नहीं, मैं जानता हूं, या कहीं आपको ड्रिंक की लत हो सकता है, आप लोग इस उम्र में हैं, बिल्कुल दैट इज वेरी मच ऑब्वियस और पॉसिबल। और आप दिल्ली पहुंचे, 2-4 दोस्त मिलके बोला चलो यार इंटरव्यू तो कल है, आज रात को चलते हैं, बढ़िया तरीके से थोड़ा सा बैठते हैं, है ना, तो वैसा, मतलब जस्ट टू से दैट। तो आप
मॉर्निंग में यू विल प्रॉपर टेक केयर ऑफ योर माउथ हाइजीन की, ऐसा ना हो कि मतलब, तो ये थोड़ा सा ये चीजें काफी मैटर करती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। रिस्ट वॉच आप बिल्कुल पहन के जाएंगे। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया अपना, और उसके बाद में हम आते हैं पहने क्या। ठीक है, पहने क्या, तो मैं नीचे से शुरू करता हूं कि आप जो है शूज फॉर्मल पहनेंगे, स्पोर्ट शूज नहीं पहनेंगे, सैंडल नहीं पहनेंगे, स्पोर्ट शूज नहीं पहनेंगे, सैंडल नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, किसी तरह का कोई भी आप इस तरह का फुटवेयर नहीं पहनेंगे, आप शूज पहनेंगे। इससे आप शूज पहनेंगे, आप ब्लैक शूज ट्राई करेंगे। ठीक है, ब्लैक शूज ट्राई करेंगे। गुड्डू जी मैं मौका दूंगा, बीच में आप लोग मैसेज करना, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं मौका दूंगा, आज मैं फ्री हूँ। तो कहाँ था मैं? ब्लैक शूज प्रिफरेबली पहने, ब्लैक फॉर्मल शूज, इट कैन बी लेस वाला, इट कैन बी विदाउट लेस वाला, लेकिन फॉर्मल शूज पहने। सॉक्स जो आप पहने वे आप मतलब, क्योंकि देखिए आप जब बैठेंगे ना तो आपका पैंट उठ जाएगा, सॉक्स आपका दिखेगा, तो सॉक्स शुड बी क्लीन एंड सॉक्स मस्ट बी क्लीन, ये आप ध्यान में रखें। शुड बी क्लीन एंड मस्ट बी क्लीन, ये दोनों चीजें मैं कह रहा हूं, तो ये दोनों का अंतर आप समझ गए। और इट शुड नॉट बी लाइक वेरी कलरफुल, लाल कलर का सॉक्स नहीं पहन लेना है, पिंक कलर का सॉक्स नहीं पहन लेना है, येलो कलर का सॉक्स नहीं पहन लेना है, नहीं पहनना है। डार्क ब्लू नहीं तो ब्लैक, या बहुत डार्क ब्राउन, जो ब्राउन मतलब ब्राउन तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ क्योंकि वो एक फॉर्मल अटायर का पार्ट होता है। डार्क ब्राउन क्या उसको बोलते हैं? ग्रे कलर, ग्रे कलर जो है ब्राउन, जो भी आपको ब्राउन नहीं बोलूंगा, ब्राउन अलग हो गया, ग्रे कलर जो होता है ना, ग्रे कलर, तो ग्रे कलर का जो है आप सॉक्स यदि पहन सकते हैं तो ब्लैक पहने वो भी चलेगा, ब्लू पहने वो भी चलेगा, बट ब्लू लाइट ब्लू ना पहने, इसे स्कूल ड्रेस टाइप नहीं लगना चाहिए, ऐसा कि स्कूल ड्रेस टाइप नहीं, वो एकदम जो लाइट एकदम डार्क ब्लू टाइप है ना उस तरह, तो ऐसा आप सॉक्स शूज ब्लैक पहने। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, डार्क पैंट प्रयास करें और लाइट शर्ट। यदि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा चेंज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डार्क पैंट शर्ट और लाइट पैंट भी पहन सकते हैं, बट नॉर्मली अवॉइड करें। आप ये कोशिश करें कि व्हाइट प्रिफरेबली, नहीं तो एक लाइट क्रीम जो आता है, बिल्कुल हल्का सा लाइट क्रीम, या लाइट ग्रीन, बिल्कुल लाइट ग्रीन जो होता है एकदम से हल्का सा, वो फॉर्सिन ग्रीन नहीं, जो एकदम नेचुरल जो ग्रीन होता है एकदम लाइट सा जो आता है, व्हाइट, तो ऐसा शर्ट। बट एडवाइजेबल है कि व्हाइट, एडवाइजेबल है व्हाइट या फिर हल्का सा क्रीम, ये एडवाइजेबल, एकदम लाइट क्रीम, एकदम डार्क क्रीम भी नहीं, वो भी बहुत ज्यादा आंखों को अनवाई करता है, तो लाइट ऐसा शर्ट, नीचे ब्लैक या डार्क ब्लू पैंट, ये मतलब मेरी तरफ से एडवाइजेबल। अगर आप सूट पहन के जाना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लेजर डाल के और टाई लगा के जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जा सकते हैं, ब्लेजर डाल लीजिए। ब्लेजर में भी ये नहीं है कि मैं मतलब ब्लेजर मैं पहन लूं, पिंक कलर का ब्लेजर पहन लिया, नहीं, या तो डार्क ब्लू ब्लेजर, नेवी ब्लू जिसको बोलते हैं, रॉयल नेवी ब्लू ब्लेजर, और नहीं तो ब्लैक, कोई आप प्रयास करें। टाई जो लगा के जाए आप, लाल रंग की टाई नहीं लगानी है, अवॉइड करें। ब्लू या ब्लू से मैच करता है, येलो अवॉइड करें, लाल अवॉइड करें, मैरून भी अवॉइड करें मेरे अनुसार। मेरी सलाह है, बाकी आप भी इसके बारे में और भी सलाह ले सकते हैं, पर मेरी सलाह है कि ब्लूइश कलर की टाई यदि आप पहन के जाए, इट सूट्स टू द कैंडिडेट को सूट करता है, तो ब्लूइश कलर की टाई, एंड इट शुड मैच विथ योर शर्ट कलर ऑल्सो, तो उस कलर की आप टाई पहन के जाए। यदि आप टाई लगाना चाहते हैं तो, ब्लेजर डालना चाहते हैं ब्लेजर डाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर तरीके से कंघी करके जाए, कंघी रख के जाए अगर संभव है तो बैग में, ताकि जाने से पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा, यदि बाल बड़े आपके हैं, सामान्य तौर पर कोशिश कर रखें बाल छोटे रखने के लिए। जो लोग दाढ़ी रखते हैं प्रॉपर तरीके से एक दिन पहले उसको ट्रिम करा लें। जब ट्रिम कराएं या शेव कराने जाएं या खुद से शेव करें, तो अपने थोड़े नाक वाक के बाल भी काट लें, ऐसा नहीं कि जो है बाल बाहर झांक रहे हैं। बहुत क्लोजली आपके पर्सनालिटी को ना ऑब्जर्व किया है, बहुत क्लोजली। कुछ लोग के कान वान पे बाल आ जाते हैं, उसको भी शेव कर ले, ऐसा नहीं कि इधर से लटक रहा है तो दिख रहा है, तो इट गिव्स वियर्ड, यू अंडरस्टैंड। तो ये आप ऐसा कर लें, ठीक है। क्लीन शेव बढ़िया तरीके से उसी दिन सुबह में शेविंग करें, या अगर आप शेविंग नहीं करते हैं, खुद कराते हैं, तो पहले दिन, एक दिन पहले रात को लेट नाइट जितना हो सकता है 8 बजे 9 बजे मैक्सिमम, जब तक संभव है लेट नाइट शेविंग कराए फिर से। ये आप इस तरीके से कर लें।
अगर आप दाढ़ी रखते हैं दाढ़ी रख के जाए, नहीं रखते हैं तो बिल्कुल ना रखें, नया लुक देने का प्रयास ना करें। वैसे मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन अगेन इट्स अप टू योर विश कि आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये तो इस तरीके से ये आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आप एक दिन पहले निश्चित तौर पे पहुंचे, बढ़िया तरीके से हेवी खाना अवॉइड करें। एक दिन पहले पता लगा कि एक दिन पहले आपने दबा के खा लिया रात को, सुबह जैसे इंटरव्यू वाले ने क्वेश्चन पूछा तो ये मतलब इससे कुछ होगा नहीं, बट इट विल मेक यू वेरी मच अनकंफर्टेबल, नॉट टू यू बट टू द अदर्स। सो रात को लाइट खाना खाएं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लाइट करें। ऐसा नहीं कि ना करें, ना करेंगे तो भी पेट में गैस बनती है, ना करने से भी अगेन फिर वो समस्या हो सकती है, और करने से भी ज्यादा करने से भी समस्या हो सकती है। तो लाइट करें, कोशिश करें फ्रूट्स वगैरह खा लें, या मतलब फ्रूट्स वगैरह ले लिया आपने, और इस तरीके से जो भी चीजें हैं, है ना। ये नहीं कि सुबह उठ के घर के 10 पराठे आलू के खा लिए बस चलिए बढ़िया, तो ऐसा नहीं करना है ना। आप देखिए ये सब मतलब आई एम टेलिंग इट ऑन अ लाइटर नोट, बट थिंग्स आर वेरी सीरियस। मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मेरा मन था कि मैं किसी अतिथि वक्ता को बुलाऊं इस सेशन के लिए, पर फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, वो ये सारी चीजें नहीं बता पाएंगे जो जिन चीजों को मैं, चूंकि पर्सनली हमने उनको महसूस किया है, वो हम बता पाएंगे। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स दैट आई एम टेलिंग। तो आप जो है एकदम लाइट ब्रेकफास्ट करें, लेकिन ब्रेकफास्ट करें। नहीं करने से क्या होता है, कई बार हेडेक होने लगता है, आप अनइजी, मैंने गलती करी थी, मैं बिना ब्रेकफास्ट किए चला गया था, तो थोड़ा दुबला दिखने के लिए कि मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट किया होगा, थोड़ा सा पेट अंदर खींचना पड़ेगा, थोड़ा दुबला दिखूंगा, फिट दिखूंगा, तो इस चक्कर में चला गया था, हेडेक होना शुरू हो गया मुझे, है ना, हेडेक होना शुरू हो गया। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो हेडेक होने लगेगा, फिर मन नहीं लगेगा आपको देने के लिए इंटरव्यू। इसीलिए आप कुछ खा के जाए हल्का सा, क्योंकि समय का आपको पता नहीं है। आप लोगों का तो बहुत बड़ा बैच है, कितने लोगों का, तो आप सुबह से शुरू होकर कब तक होगा। वहां पे चाय की व्यवस्था रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूपीएससी के कैंपस में आपको मुफ्त में चाय मिलती रहेगी। चाय जितनी चाहे पी सकते हैं, बिस्किट भी वहां पे रखा रहता है, ठीक है, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में पिए, मुफ्त में है। तो ऐसा नहीं कि बस, है ना, आप जो है एप्लीकेशन और आने जाने का फी ये चाय में ही पूरी कर लेते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो ये सब आप बिल्कुल छोटी छोटी बातें, इनको आप ध्यान में रखेंगे। मॉर्निंग में रात को आप जल्दी सोएंगे, दिल्ली पहुंचने के बाद रुकने की जैसे भी आपकी व्यवस्था है, अच्छी जगह आप व्यवस्था कराएं रुकने की, जल्दी सोएं आप, जल्दी सो के सुबह जल्दी उठें, और जल्दी उठ करके समय से निकले, हड़बड़ी ना मचाएं, टाइम से निकले। कीप इन योर माइंड अबाउट टाइम, क्योंकि वहाँ गेट के बाहर लंबी लाइन लग जाएगी, आपकी बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, बहुत सारे बच्चे रहते होंगे, और भी इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं उसी सेम डेट्स पे, ऐसा नहीं केवल आप ही का होता है, तो और भी बच्चे आते हैं, तो बहुत लंबी लाइन लगाते हैं। एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्री करने का लंबा चैनल रहता है, लंबा प्रोसेस रहता है। तो एकदम आप जो टाइम आपको दिया है पहुंचने का, उससे कम से कम आधे घंटे पहले प्रयास करें, 1 घंटे पहले नहीं तो कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचे। तो ये आपको करना रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपने घर से निकले। मोड ऑफ कन्वीनियंस जो है, फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग इन दिल्ली टू द यूपीएससी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, यू नेवर नो कि दिल्ली में कब क्या हो जाए, बारिश आ जाए, मान लीजिए कुछ हो जाए, तो ऑलवेज कीप टाइम इन योर हैंड। तो आप समय से निकले, ट्राई करें कि मोड ऑफ कन्वीनियंस जो है आपका सही हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप 5-10 किलोमीटर के अंदर में रुके हुए, 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में रुके हुए हैं, तो आपको जो है आप टैक्सी प्रेफर करें। 5, 7, 8 किलोमीटर के अंदर में रुके हुए तो टैक्सी प्रेफर करें। यदि आप 10 किलोमीटर से बियॉन्ड रुके हुए हैं, जैसे आप नोएडा में रुके हुए हैं, आप द्वारका में रुके हुए हैं, आप गुड़गांव में रुके हुए हैं, आप कहीं इस तरीके से दूर रुके हुए हैं, तो आप मेट्रो प्रेफर करें। क्योंकि दूर से यदि आप टैक्सी से आएंगे ना कि नहीं मेरा तो सूट खराब हो जाएगा, मेरी तो साड़ी खराब हो जाएगी, तो मैं टैक्सी से जाता हूँ, तो टैक्सी का दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाम लग जाएगा, कहाँ रुक जाएगी गाड़ी, यू नेवर नो। मेट्रो इज एटलीस्ट रिलायबल फॉर द टाइम, कि चलो अभी बैठेंगे तो इस टाइम पे यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 2-4-5 किलोमीटर की जर्नी में 10 मिनट जाम भी लगा तो डजंट मेक डिफरेंस, बट अगर 20-25-40 किलोमीटर की जर्नी है उसमें इट मेक्स डिफरेंस, वो आपको ध्यान रखना। टाइम से निकले, हल्का सा ब्रेकफास्ट लेकर निकले, फ्रूट्स रखें, फ्रूट्स लेकर के भी जाए, पानी सफिशिएंट मतलब बोतल पानी लेकर, पानी तो वहां मिलेगा आप भरने के लिए, पानी की बोतल आप लेकर के जाए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। उससे क्या होगा सर, ये क्या मतलब है इंटरव्यू का? मतलब है आप जब पानी पीते हैं ना, यू फील एनर्जेटिक और आपके चेहरे पे ग्लो रहता है ना, यू डोंट लुक लाइक, है ना, कि आप एकदम से ऐसा सुस्त, क्योंकि दिन भर बैठाएंगे वो आपको। कई बार बीच में जब मैं मॉक इंटरव्यू करता था, बहुत टाइम हो गया, कई बार बीच में जब मैं मॉक इंटरव्यू करता था तो मैं आप लोगों को वेट कराता था, तो आप लोगों को लगता था कि सर वेट कराते हैं, मैं कई बार जानबूझ के कराता था कि थोड़ा वेट करो, समझ में आएगा, क्योंकि वहां बहुत वेट करना पड़ेगा, और वो वेट जो होता है ना वो बहुत परेशान करता है, क्योंकि वहां एक एक मिनट ना
मतलब बहुत मुश्किल से गुजरता है, और खासकर जब एक चला जाता है तो ऐसा लगता है कि अच्छा अब एक गया, अच्छा अब एक और गया, अच्छा अब मेरा कितने लोगों के नंबर के बाद, अच्छा 5 लोगों के बाद मेरा नंबर। तो ये चीजें ना बड़ी मतलब आपको भारी गुजरती है, लगता है कि जल्दी हो तो एकदम टेंशन रिलीफ हो। ये होता है, इट हैपेंस, इसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। लगता है जल्दी हो जाए तो एकदम से मैं फ्री हो जाऊं, और जल्दी तो होगा नहीं, तभी होगा जब उसको होना होगा। इसलिए पानी रखें, पानी पीते रहे, है ना, पर इतना ही पिए कि मतलब ऐसा नहीं कि पानी पी के और हम निरंतर जो है बाथरूम नहीं जा रहे हैं, और पता लगा इतना पानी पी लिए कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं और आपको पूरा एकदम प्रेशर हो। तो मतलब छोटी छोटी बातें, बट यू हैव टू बैलेंस करके हमें चलना है। ये हो गया आपका। किसी ने पूछा कैंटीन नहीं है, कैंटीन सोचिएगा मत, कैंटीन जाने को मिलेगा नहीं आपको बिल्कुल। एक बार आप जब हॉल के अंदर चले जाएंगे, यू कैन नॉट गो आउट। वहां पे चाय की व्यवस्था है, बिस्किट रखे रहते हैं, तब रखे रहते थे। हम जब गए थे तो छोटा सा 13 लोगों की पोस्ट के लिए 32-31 लोगों को बुलाया था, तो थोड़ा सा था। आप तो जाएंगे, पूरी सेना है आप लोगों की, तो भर के हैं पूरे, तो पता नहीं बिस्किट रखे ना रखे, यूपीएससी वाले डरते हैं यार पूरी सेना को। तो शायद तो हो ही सकती है, ये तब था, अब का है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट यू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर साइड। फ्रूट्स लेकर के जाए आप। फ्रूट्स में केला मत भर लीजिएगा। क्यों केला सर? केला से क्या दिक्कत है? केला से मतलब दिक्कत का मतलब ये है कि पता लगा केला भर लिए बैग में, और कहीं बैठने में वो पिचक गया, चिपक गया, और पूरा आपका जो अंदर का पूरा डॉक्यूमेंट सब खराब कर दिया। नहीं, जैसे एप्पल रख लीजिए, गुआवा रख लीजिए, है ना, इस तरह के फ्रूट्स आप रख लीजिए जो खराब ना करे चीज। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बढ़िया तरीके से व्यवस्था कर लिया। पानी की बोतल जो लेकर के जाएंगे उसको अलग रखिएगा। बैग में रख दिया, पानी गिर गया, सारा डॉक्यूमेंट्स खराब हो गया, नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको ध्यान रखिए। आप जाएंगे इंटरव्यू यूपीएससी के बाहर, आपको आप बैठेंगे वेटिंग हॉल में, फिर जब समय होगा तो आप अंदर जाएंगे। एडमिट कार्ड पक्का लेके जाइएगा, वो तो मैंने लिस्ट में, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आपको बता ही दिया। फिर आप अंदर जाएंगे, वहां पर आपका सब पूरा प्रॉपर तरीके से चेकिंग होगा। कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज, जैसे कोई ब्लेड हो गया, सीजर हो गया, आपका क्या बोलते हैं पेपर कटर हो गया, पिन आलपिन इत्यादि, ये सब बैग में डाल के नहीं लेके जाना, क्योंकि वहाँ चेक करते हैं प्रॉपर स्कैनर मशीन में। कुछ भी मिलेगा तो फिर ऐसा कुछ लेके आपको नहीं जाना। वहां पहुंच गए आप, फिर वहां आपको बिठा दिया जाएगा, फिर आपसे फॉर्म फिलअप होगा, जो भी करवाना है करवाएंगे, एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। आप बढ़िया बैठे रहिए, है ना, प्रयास करिएगा, प्रयास करिएगा। जो मैंने नहीं किया था, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए था, कि आप अपने साथ कुछ 2-4 ना रेफरेंस वाले पेजेस लेके जाइएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिए, है ना। इससे क्या होता है कि आपका समय भी निकलता है। हाँ, स्मार्ट वॉच नहीं पहन जाना, बिल्कुल वंदना जी ने बहुत सही बात कही। स्मार्ट वॉच नहीं पहनना है, एनालॉग जो एनालॉग वॉच होता है वही पहन के जाना। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट वंदना जी। स्मार्ट वॉच मतलब वॉच मैंने बोला था, स्मार्ट वॉच टू बी अवॉइड, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो है आप वहां कुछ भी एक कोई बुक्स रख लीजिए, जैसे नियम अधिनियम ही रख लिया, या आपने कोई एक मतलब कुछ एक ऐसा आप सामग्री तैयार करके ले जाइएगा 10-12-15 पेज का, जो आप वहां बैठ के पलटते रहे, पढ़ते रहे। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार ना चीजें जो है मतलब वो देखते रहने से ना, शब्द आंख के सामने से गुजर रहे हैं, चीजें चल रही, तो आपका माइंड जो है ना वो उन चीजों में सक्रिय रहता है ना। तो ये मतलब मेरी एक सलाह है, आप इसको नहीं भी कर सकते पर लेकर के जरूर जाए, वहां पढ़ नहीं भी सकते, लेकर के जाए। बहुत ज्यादा गॉसिप ना करें। यह प्रयास बहुत ज्यादा पूछने का प्रयास कर रहे थे, उससे क्या पूछा, उससे क्या पूछा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे निकलते हैं और जो बाथरूम है वो अंदर की तरफ है, तो अब जो कोई बहुत सारे जो क्या डेढ़ सियाने स्मार्ट होते हैं ना, वो खुद के बार बार बाथरूम जाएंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे एक्चुअली, वो जाएंगे कोई क्या पूछा, क्या पूछा, बताओ बताओ। तो फिर आकर के वो पूरा रहेगा फैलेंगे, अरे ये पूछ रहे हैं, अरे ओ बेवजह फालतू आपको टेंशन देके जाएंगे, बेवजह फालतू ये भी पूछ रहे हैं। अब वो तो आपने तैयार नहीं किया, आप पहले ही डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन चले, तो तैयार ही नहीं किया। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जो उनसे पूछा वो आपसे ही पूछेगा, आपसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये सब अननेसेसरी की एक्टिविटीज को अवॉइड करें। हालांकि मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे, जिसकी जैसी फितरत है वैसे ही करेगा, पर मेरा सलाह है आपको बता देना। फिर आपका आ जाएगा वो पल जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे। ए निशी,
अब आ गई आपकी, अब आखिरी मोमेंट आ गया जब आपको बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए। हाँ? उससे वो तो वहां से करते हैं। तो अब आ गया आपका आखिरी टाइम इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आप जब जाएंगे अंदर, जब आपका फिर नंबर आएगा तो आपको तो पता रहेगा ना कि हाँ मेरा मान लो 10वें नंबर पे है, तो अब मेरा नंबर इस आ जाएगा। आ गया आपका नंबर, आ गया आपका नंबर। तो जब आपके एक या दो पहले के बच्चे चले जाएं तो उसके बाद आप बिल्कुल, मतलब जब दो पहले के बच्चे चले जाएं तो आप अपना वॉशरूम वगैरह जा करके फ्रेश अप होकर के, और आप बिल्कुल थोड़ा फेस वगैरह वॉश करके बढ़िया तरीके से, और आप बैठ जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आपका नाम पुकार दिया, आपको ढूंढ रहे हैं, पता लगा है तो वॉशरूम में आप ढूंढ रहे हैं, अब आप वहां से निकलते हुए भागते हुए भाग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हुआ है, इट हैज हैपेंड, दैट इज आई एम टेलिंग। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पता है, बिहेव रिस्पॉन्सिबली, और इस तरीके से आप इसको करें। फिर आप पहुंच गए वहां पे, कहाँ पर, ऊपर इंटरव्यू बोर्ड के बाहर आपको बैठा दिया जाएगा, और आपसे पहले वाला कैंडिडेट वहां पे अंदर रहेगा। वो जो टाइम होता है 10-15 मिनट का, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक एक मिनट एक एक युग के समान होता है। आपको, आपके थोड़े से अंदर में घबराहट भी रहेगी, मतलब बहुत डर भी रहेगा, और ये सबके साथ होता है, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, एवरीवन फेसेस दैट मोमेंट। जब आप एग्जैक्ट बाहर होते हैं, पता है कि नेक्स्ट अगले हफ्ते पे आप ही चढ़ने वाले हैं, तो आपको बहुत घबराहट होगी, बहुत ज्यादा, एकदम से घबराहट होगी, सनसनाहट, ऐसा लगेगा आपको क्या करें। तो उस समय जो है आप बहुत सारे बाबा रामदेव के नुस्खे आजमाएंगे, ऐसे ऐसे, ये सब सब कुछ करेंगे, है ना, सब कुछ करेंगे। तो ये सब है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चेयर रहेगा, वो बोल देंगे आपको यहाँ बैठिए, आप बैठ जाइए। तो अगल बगल में ऑफिसेज भी रहते हैं, अगर आपको थोड़ा प्यास लगा है तो आप वहीं से लेकर के पानी पी लीजिए, थोड़ा हल्का सा पानी पी लीजिए, और पानी पीने के बाद में आप बैठिए। थोड़ा सा अगर आपको घबराहट से हो रही है, उठ करके टहल लीजिए, और अपने आप से बोलते रहिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो एवरीथिंग, आई कैन रिप्लाई एवरीथिंग। आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो एवरीथिंग, आई कैन रिप्लाई एवरीथिंग। आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो एवरीथिंग, आई कैन रिप्लाई एवरीथिंग। इंटरव्यू बोर्ड कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इट्स नॉट लाइक ये कि मतलब मुझे कुछ कर देगा। मैं अच्छा उत्तर दूंगा, मैं अच्छा उत्तर दूंगा, मैंने बहुत अभ्यास किया है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मन में अपने आप से बोलते रहिए, मन में अपने आप से बोलते रहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट। सामने वाले बैठे हो क्या है, हमारी तरह ही तो है, पहले कभी हमारी तरह वो भी इंटरव्यू देने आए होंगे, अब वहां बैठे हुए हैं, हम भी उनकी तरह कर, हम वहां बैठ जाएंगे। ऐसे करके अपने आप को बिल्कुल आपको दृढ़ता प्रदान करती रहनी है, तब तक आपका नंबर आ जाएगा। आपके नंबर आने से पहले जो पीछे वाला कैंडिडेट बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो आप ज्यादा ध्यान से उसको ना देखें। एक बार हम ध्यान से क्या है, अब मान लीजिए कि वो अच्छा से देख आया है, तब तो ठीक है। अगर कहीं उसका इंटरव्यू गलत निकला तो एकदम मुंह बनाकर सुखा के बाहर निकलेगा, बिल्कुल, है ना। और कोई बहुत इमोशनल टाइप का हो गया तो रोते हुए भी निकल सकता है, हो सकता है। तो आप देख करके वही आपका सारा जो मतलब कंडीशन है वो निकल सकता है। तो आप ध्यान बस एक नजर मार ले, और बात करने का तो बिल्कुल भी प्रयास न करें। हालांकि वो मना भी करेंगे, वो बताएंगे भी कि बात नहीं करना। नेवर ट्राई टू टॉक। हाँ, अंदर से कई बार रोते हुए कांपते हुए निकलेंगे तो आपको देख करके घबरा जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं करना है, ज्यादा देखना नहीं, वो अपना निकले गए, उनका हो गया, हो गया। हाँ, तो चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा, आपने दरवाजा खोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मैं आई कम इन सर, जो चाहे आप, हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल करके अंदर जाए। एक बात आप ध्यान रखिए कि आप अनुवाद अधिकारी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं के हैं, तो आपको ऐसा बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं कि कहीं गलती से एक शब्द इंग्लिश का निकल गया तो मेरे लिए कोई समस्या खड़ी जाएगी। आप वहां जाए, जाने के बाद किताब वगैरह रहेगा तो इससे जाएगा नहीं, स्टेट बैंक से जाएगा, 5,000 भेजो अभी, देखते हैं उसके बाद 5,000 सामान ले दीजिए। तो मामा जी को फोन करके बताना, तो आप जाए वहां पे, जाते ही बैठे ना, कुर्सी रखी रहेगी, सामने बोर्ड बैठा रहेगा, जाए एक बार जाके बोर्ड को देख लें, बस एक नजर, घूरना नहीं, ऐसे नहीं, एक बार ऐसे एक नजर देख लिया, असेस कर लिया कि कौन कौन है, मतलब एक लेडीज है, 2 जेंट्स हैं, 2 जेंट्स हैं, एक लेडीज है, बीच में आपका बोर्ड प्रेसिडेंट कौन है, बोर्ड प्रेसिडेंट को देख लें, देख लिया आपने। फिर वहां पे आपने बुक्स लिया होगा तो पूछेंगे कि आप बुक्स लाए हैं, आपकी बुक है जी सर, ठीक है, दे दीजिए या रख दीजिए, जैसा बोलेंगे वैसा कर लीजिए। फिर आप हो सकता है कि कहें कि बैठ जाइए,
हो सकता है ना कहें, तो आप 30 सेकेंड्स वेट करें, फिर पूछें कि महोदय क्या मैं बैठ सकती हूँ, बैठ सकता हूँ, हाँ बैठ गए, फिर वो आपका इंटरव्यू शुरू कर देंगे, आंसर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है, बीच में कभी डांट दिया बिल्कुल घबराना नहीं है, सहज रहना है, हंसना भी नहीं है डांटने पे, मुस्कुराना भी नहीं है डांटने पे, सहज रहना है, घबराना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। कुछ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आराम से आपका अगला क्वेश्चन का वेट कीजिए। ऐसे करके आपको अपना इंटरव्यू निकालना है। जो क्वेश्चंस, जो अगर आपके कोटे का क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश करें ज्यादा समय उसमें निकालने के लिए, ताकि उसमें ही कुछ और प्रश्न बने। इससे क्या होगा कि आपका समय निकल जाएगा। 15 मिनट से अधिक आपका इंटरव्यू होने वाला है नहीं, क्योंकि संख्या आप लोगों की बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना, बस इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में क्या क्या कैसे करना है, मुझे लगता है कि मैंने टिप टू हर एक चीज बता दिया। हाँ, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद केवल धन्यवाद बोल के ही हम निकल सकते हैं, या फिर और भी जैसे और भी कुछ बोलना कुछ नहीं, उचित कुछ रहे? भी नहीं सर, ढेर जी सारी शुभकामनाएं सर, ऑल द बेस्ट विशेज सर, कुछ भी नहीं। नहीं, जैसे कुछ लोग ऐसे नॉर्मली आपका दिन शुभ हो, यही सब नहीं, चीजें। कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, नो नीड टू बी दैट मच फॉर्मल। जैसे उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं राजेश जी, थैंक यू हाँ, सर। अभी तक मैंने भी धन्यवाद ही बोल के निकला है, जितना थैंक यू बार भी सर, लिया है। धन्यवाद सर, बोले उठे और निकल गए। बहुत तेज गति से बाहर नहीं निकलना है, बहुत झटके में नहीं निकलना है, बहुत स्लो नहीं निकलना है, उठे बहुत ही सधे कदमों में, बहुत ही सधे कदमों में। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह से बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, और आपके बाएं हाथ में क्या है, दरवाजा है, तो ऐसा नहीं कि पहले आप दाहिने घूमे और फिर ऐसे घूम के गए, ऐसा नहीं करना है ना। आप जैसे बाएं हाथ में दरवाजा है, आप उठे, धन्यवाद सर, नेचुरली क्या करते हैं भाई, इधर है तो हम ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे घूमे और ऐसे घूम के धीरे से निकल गए, बस यही। और मतलब एकदम बैलेंस स्पीड आपकी होनी चाहिए, स्पीड शुड नॉट बी फास्टर, शुड नॉट बी स्लो। सर जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, जैसे वो जहाँ पे इंटरव्यू होगा वो अंदर लेके जानी होती है? नहीं, डॉक्यूमेंट फाइल तो आपका जमा करा लेते हैं वो लोग। आप केवल अपने जो आपके कुछ भी, अगर आप कोई आपका पब्लिश की हुई आपकी किताब है या कोई सामग्री जो आप इंटरव्यू को दिखाना चाहते हैं, वो आप केवल लेके जाएंगे। सर जैसे मैंने बीएड की है और मेरा सीटेट भी क्लियर है, और एमए के दौरान मेरा एक लेख भी छपा था एक मैगजीन में, तो सर मैंने ये सब उसमें मतलब मेंशन नहीं किया है जो फॉर्म भरते समय। देखिए इन सब बिंदुओं पे हमने ऑलरेडी शिवाजी बात कर लिया है। आप हाँ जी सर, मैंने देख लिया है, मैंने सारी सुन भी ली है, तो मैं ये कह रही हूँ सर मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए कि मैंने बीएड की? ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बात ऑलरेडी पहले कर लिया ना, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। शुरू में हमने यहीं से शुरू किया था। जी सर, मैंने सुन लिया था। हाँ, ठीक है ना। तो सर ये भी एक पक्ष है कि आपको बातों को सुन के समझना है, बहुत क्लेरिफिकेशन नहीं लेना है। कई बार क्या होगा ना कि क्वेश्चन आपको आएगा, पूछ लिया जाएगा और आप लोग क्लेरिफिकेशन लेना, सर हमको समझ में नहीं आया। मेरे से मॉक इंटरव्यू में बच्चे पूछ लेते हैं, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थोड़ा जो समझे सुना आपने अपने हिसाब से उसको रिलेट करिए ना। जब मैंने एक बार कह दिया कि जो आपके पास है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि आप बता सकती हैं, तो आप उसको बताइए। और यदि आपके पास फर्जी है, मान लीजिए कि आपने एमएड तो किया, मतलब माफ कीजिएगा मैं आपके शिवाजी ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आपने एमएड तो किया लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप मतलब सबमिट कीजिए। द मोर एलिजिबिलिटी और द मोर क्वालिफिकेशन और द मोर एक्सपीरियंस यू विल हैव, यू विल बी गेटिंग मोर प्रेफरेंस। बहुत सिंपल है ये। पर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मैं देने से तो मैं फंस जाऊंगी, ऐसा किससे इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो साफ साफ लग जाएगा कि मेरा ये फर्जी है, तो मत दीजिएगा। ये तो शुरू से कह रहा हूं ना, इट्स अगेन अप टू योर डिस्क्रिप्शन। फिर बार बार वही प्रश्न पूछने का औचित्य नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है? जी सर। सर मेरा एक सवाल है, ये क्या टाई और अगर ब्लेजर नहीं पहन के जाया जाए तो सर ये सही रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट नेसेसरी, it's not compulsory, and it is not going to give you any extra marks, or it is not going to deduct any marks from your overall marks of the interview if you are not wearing tie or toque. कोई जरूरत नहीं। पर हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप यूपीएससी जा रहे हैं और हो सकता है भगवान करे आपको फिर मौका मिले, लेकिन इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। यू आर गोइंग टू यूपीएससी। भले ही आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो क्या हुआ, यूपीएससी तो जा रहे हैं,
तो एक लाइफ टाइम मोमेंट होता है ना। आप प्रयास करें कि बिल्कुल बन ठन के जाएं, अगर पहन सकते हैं तो कोट टाई पहन के जाएं और अपने आप को इन द बेस्ट इसमें प्रेजेंट करें बोर्ड के सामने इंटरव्यू में, ताकि वो पल आपको भी लाइफ टाइम याद रहे। यूपीएससी के बाहर जहां बड़े बड़े अक्षरों में संघ लोक सेवा आयोग लिखा है वहां खड़े होकर फोटो खिंचा ले, आगे चल करके फ्रेम करके डाल दे घर में, चलो है ना। आईएएस नहीं बन पाए तो क्या यूपीएससी गए तो सही। ऋतुराज जी, अभी मुझसे मिलने की कोई संभावना नहीं है। मुझसे मिलने की संभावना आप सभी लोगों के लिए 14 सितंबर को है दिल्ली में। 14 सितंबर को जो भी साथी दिल्ली में है, हिंदी दिवस का दिन है और उस दिन हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं दिल्ली में, इसमें सभी साथी जो चयनित है या जो कहीं कार्यरत है उन लोगों के लिए मौका है, वो मिल सकते हैं हम लोग उस दिन वहां पर और मिल करके साथ में डिनर कर सकते हैं। तो ये मौका 14 सितंबर के लिए फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए सर, एक प्रश्न छूट रहा था सर। जैसे इंटर करेंगे तो यूपीएससी बोर्ड मेंबर में जैसे जो मेन रहेंगे तो पहले उनको प्रणाम या नमस्कार करना है, या फिर किसी लेडी जो या फिर कई महिला उसमें पैनल में रहते हैं उनको? देखिए ऐसा है कि 2 तरीके हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, नमस्कार सर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। और नहीं तो एक ही बार आप नमस्कार सर करके एक ही बार भी कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से कि आपने की लगा कि आपने तीनों को कर लिया। तो ये आपके आर्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोनों ही तरीका सही है। हाथ जोड़ के ना करें ऐसा कि सर नमस्कार, आवश्यक नहीं है। बहुत ज्यादा अगेन फॉर्मल लगने लगेगा तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सर जैसे महोदया ही बोला जाता है ना हिंदी में, जैसे सर को जैसे महोदय बोलते हैं वैसे ही बोल सकते हैं। देखिए अगेन बात वही आती है कि जितना सहज आप महसूस करें उसी तरीके से आपको करें। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पे कॉल ऑफ करेंगे। मैं रोहित जी को आमंत्रित करूंगा। रोहित जी भी अपने कुछ अनुभव साझा करेंगे इसके आगे, यदि वो साझा करना चाहें तो मैं आप लोगों से यहाँ पे देख लूंगा। और भी मेरे कुछ और कार्यक्रम है आज। तो मुझे लगता है कि पिछले 1 साल का सबसे लंबा सेशन रहा होगा आज का, 3.5 घंटे का सेशन। यस सर, 3.5 घंटे लगभग हुआ सेशन को। सो इट वाज द लॉन्गेस्ट एवर सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बहुत फ्रूटफुल रहा है सर, बहुत फ्रूटफुल, इंटरेक्टिव, काफी अच्छा रहा है। सबके लिए ये फायदा कारक है क्योंकि कल से सब लोग ट्रेवलिंग करेंगे। तो आपने बहुत अच्छा बताया सर, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो एक टॉपिक हमारा बच गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसका जो है उसमें वैसे पढ़ने जैसा ही है, तो मैं उसका एक पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज देता हूँ। आप लोग ट्रेन में जहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो हम कल के सेशन को नहीं करेंगे, है ना। अननेसेसरी फिर क्या होता है कि आप ट्रेवलिंग में हैं या कहीं हैं तो डिस्टर्बेंस भी होती है, और फिर है ना। तो कल यू टेक रेस्ट इंटायर डे। मैं भेज दूंगा। जो टॉपिक हमारा बच गया था वो ये कि जो संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसके ऊपर राष्ट्रपति के आदेश हुआ है, उसका कुछ हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया हुआ है ना। वो लिस्ट बनाया हुआ है, उस लिस्ट में आपको भेज दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइप के फॉर्मेट में भेज दूं, बट इफ इन केस इट डजंट बी पॉसिबल तो मैं आपको हैंड रिटन जैसे हमने बनाया है हैंड रिटन फॉर्मेट में भेज दूंगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोटे तौर पे पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब भी मौका मिले पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, है ना। एकदम बिल्कुल जाइए और जीत के आइए। सर मैं ये कह रही थी कि क्या कहते हैं, एक बार आईटी टूल वाली जो क्लास है वो भी प्रोवाइड करवा देते। शिवाजी बोलिए एक बार फिर से। सर जो आईटी टूल की अभी परसों आपने क्लास ली थी ना सर, वो मैं ले नहीं पाई थी, तो अगर वो प्रोवाइड करवा देते तो। एक बार फिर से बोलिए, सॉरी मैं एक्चुअली वो ये आईटी टूल्स के बारे में बोल रहे हैं। एक मिनट सर, वो आईटीबीपी के बारे में बोल रही है कि आईटीबीपी क्लास नहीं ले पाई थी, वो प्राइवेट प्रोवाइड करवा दीजिए उनको। आप कॉल कर लीजिएगा, बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक। आईटीबीपी नहीं, आईटी टूल्स के बारे में बात कर रही है। एआई टूल्स का जो क्लास हुआ था सर। ओके, ठीक है। कुछ क्लासेस नहीं हुई है अपलोड, आज अपलोड हो जाएंगी। जो अपलोड नहीं हो पाई अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ये शिवा शर्मा से जो जुड़ी है, क्या नाम है आपका? शिवा सर स्वाति नाम है मेरा। अच्छा, स्वाति नाम है आपका, ठीक है स्वाति जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से। और खैर आप सब लोग कल तो सब नहीं जा रहे होंगे ना, आपका तो फेज वाइज मैनर में है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे अब 20 तारीख को सुबह में,
तो इसी बीच आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 20 तारीख की सुबह को मिलेंगे, कल और परसों मॉर्निंग का सेशन नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू रोहित जी। रोहित जी यदि कुछ साझा करना चाहें तो इसके आगे साझा कर सकते हैं। रोहित जी आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस इसके आगे चाहे तो साझा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अभी भी पेशेंस बचा है, दे कैन स्टिल स्टे एंड लिसन। थैंक यू सो मच।